अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। अल्लाह अल्लाह करके बिल आखिर इंतखाबात तो हो गए, लेकिन जिस तरीके से और जिस भयानक अंदाज में और जिस मज़े का खेज़ अंदाज में इंतखाबात का इनेकाद हुआ और उसके बाद जो इंतखाबात के रिज़ल्ट आने थे, वो सारी जो चीज़ें हुई हैं वो यके बाद दीगरे मामलात हैं कि संभल ही नहीं रहे। अब मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों का जो कहना है, ये थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। अगर कुछ लोग आज ये तस्लीम कर रहे हैं जो शायद उस वक्त नहीं कर रहे थे कि जो तहरीक के अदम एतमाद, ये गलती हुई कहाँ से थी, ये गलतियों की जो एक बुनियाद है या पहली ईंट है वो कहाँ से रखी गई थी। वो रखी गई थी 2022 अप्रैल, यानी जब इमरान खान साहब की यानी पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाया गया। ऑल्दो कि ठीक है वो एक आनी तरीका था, लेकिन टाइमिंग्स बड़े गलत थे। आपने हटाया, तहरीक अदम एतमाद आई, पूरा एक कोalition गवर्नमेंट बनी। उस कोalition गवर्नमेंट में जितनी भी पार्टीज़ थी उनको बेतहाशा नुकसान पहुंचा। इमरान खान की गवर्नमेंट उस वक्त जो तनकीद का शिकार भी थी, मामलात काफ़ी हद तक अबतर भी थे, महंगाई उरूज पे थी, अवाम परेशान थे, अवाम तंग भी आ रहे थे। उनको आपने उनकी गिरती हुई डूबती हुई नैया को आपने पार लगा दिया और ख़ुद उस दरिया में छलांग मार दी। और वहाँ से फिर आपने खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं कराए, फिर आपने पंजाब के इलेक्शन नहीं कराए, फिर आपने अपनी गवर्नमेंट एक दो दिन पहले 4 दिन पहले डिज़ोल्व की, फिर आपने इलेक्शन नहीं कराए, फिर एक जो केयर टेकर सेटअप वफाक में भी आ गया, उसको भी प्रोलॉन्ग किया। मतलब सारा एक मैस शुरू हुआ और उस मैस को कंट्रोल करने के चक्कर में आप मैस दर मैस करते चले गए और आज आप यहाँ इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन के नतीजे में उन तमाम पार्टीज़ को ऑलमोस्ट, मैं तमाम उसमें से शायद पीपल्स पार्टी निकाल दूं, लेकिन उसका भी एक बैकग्राउंड है कि उसको वो रिजेक्ट क्यों नहीं हुई। ज़ाहिर सिंध उनका है, सिंध में और कोई ऑप्शंस नहीं है, सिंध में कोई किसी और ने अपने पैर जमाने की या रूल करने की या वहाँ पे जाने की और एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे चॉइस देने की आवाम को कोशिश ही नहीं की। अदरवाइज सिंध को हटा दें और जिस तरह से कराची को पीपल्स MQM की सीट्स हाथ में प्लेट में रख के दे दी गई, उनकी भी बात हो गई थी, हमें और आपको सबको पता है, अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल उसी तरह। लेकिन मामला ये है कि जिनकी बात हो गई थी उनकी भी बात में वो वज़न नहीं रहा और ये इतना बड़ा अपसेट हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने जीते हो, जो कि पीटीआई बैक थे। पीटीआई के साथ आपने सब कुछ करके देख लिया, मतलब इससे ज़्यादा तो सिर्फ ये था कि आप उनके लीडर को शायद फांसी दे देते, लेकिन जो आप उन पर जुल्म बढ़ाते रहे, उसी के साथ साथ अवाम में गम व गुस्सा बढ़ता चला गया। बहरहाल ये तमाम वो चीज़ें थी और शायद बहुत सारा कुछ भी हो, चंद एक को मैंने डिस्कस करने की ज़रूरत महसूस की। उसके बाद 8 तारीख को इलेक्शन होता है और आज 10 तारीख की इस वक्त ये रात के 10 बजे, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर रिज़ल्ट जारी नहीं कर सका जो कि ऑफिशियल होते हैं, और जो दूसरे गैर सरकारी गैर हातमी जिस तरह से आए, जिस तरह से रोके, और ये सब हमारे सामने है। अब ऐसे में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए उसमें गहरी तशवीश का किया है, धांधली और दखल अंदाजी के इल्ज़ामात की तहकीकात का साथ के साथ मुतालबा भी किया है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान के बयान में इंतखाबात में आज़ादी राय पर गैर मामूली पाबंदियों की उन्होंने मज़म्मत की है। फिर इसी तरह सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का भी इंतखाबात के दौरान मोबाइल फ़ोन सर्विस की मअतली और पुरतशद्दुद वाक़यात में उन्होंने भी इजहार तशवीश किया है। फिर यूरोपीय यूनियन की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बाद सियासतदानों के इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाने, आज़ाद इज्तिमात पर पाबंदी, डेफिनेटली पीटीआई, ऑनलाइन और ऑफलाइन इजहार राय पर पाबंदी, इंटरनेट तक रसाई पर पाबंदी समेत सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों और इंतखाबी अमल में संगीन मुदाखलत के इल्ज़ाम पर अफसोस का इजहार करते हैं। बरतानिया कहता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत के फुकदान से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार। उसके बाद बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तमाम सियासी जमातें बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थीं और कुछ सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका गया। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा था वो तो हो रहा था, लेकिन अब जो जग हसाई हुई है उस पर क्या कहिए। हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे आज के पैनलिस्ट हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से वो इस तमाम तरह अमल को देखते हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है, आगे जो होने जा रहा है वो इससे कहीं मज़े का खेस है।
जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब मुलाकात करते हैं, शहबाज शरीफ साहब से शिकवे होते हैं, आपने मुझे ये कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया, आप देखें जी इलेक्शन कैंपेन में मुझे ये कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जी छोड़ें जी, वो इंतखाबी अमल का हिस्सा था, तो हम आगे बढ़ते हैं और अब मामलात जो है वो अपने अपने शेयर लेते हैं, अपना अपना हिस्सा लेते हैं। ये हो रहा है इस मुल्क में। राना एहसान अफजल खान साहब, PMLN से उनका ताल्लुक़ है, फॉर्मर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब PTI के को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मर सेनेटर, फॉर्मर SSCM इंफॉर्मेशन एंड PR, और इसके साथ साथ चेयरपर्सन है फाफिन की मुसर्रत कदीम, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का प्रोग्राम में आज शामिल होने के लिए। आमिर ज़िया साहब, आपसे शुरू, क्योंकि आप उनमें शामिल हैं, उन नाक़दीन में शामिल हैं, क्योंकि मैंने जो थोड़ी थोड़ी जिक्र करने की कोशिश की है, आप पहले दिन से ये बात करते रहे, बताते रहे, समझाते रहे, लेकिन वही वाली बात है कि जब किसी चीज़ के अक्ल पे पर्दे पड़े हुए हों तो किसी को समझ नहीं आता। फ्रॉम 10th और 9th April 2022 टिल टुडे 10th February 2024, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ पहुँचे? कि वो तो खैर फिर एक कहते हैं रिवाइंड करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं। जो अभी हमारे सामने बड़ा मसला है वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को बड़ी पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल का सामना है, और जितनी सियासी प्लेयर्स हैं उसमें तमाम के तमाम मुश्किल में है। हो सकता है कि जरा सी बेहतर सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो जो लिवरेज कर सकेगी अपनी पोजीशन को, लेकिन अगर आप नून लीग की बात करें, नून लीग को बहुत मुश्किलात का सामना है। अगर वो हुकूमत बनाते हैं इन हालात में तो किस तरह से चलाएंगे, इसका मतलब है लोग इस पर बात करें, बड़ा खुल के बात करें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एक मिजाज है चीज़ों को चलाने का, और उसमें मैं नहीं समझता कि वो जो उनका अंदाज था कि जी वो अपनी कैबिनेट को भी बाज़ औक़ात इग्नोर करके किचन कैबिनेट के साथ चला करते थे, तो वो अब उनके लिए मुमकिन नहीं होगा कि मखलूत हुकूमत में बहुत दिखानी पड़ती है। तो क्या नवाज शरीफ साहब उस मखलूत हुकूमत की क़यादत करेंगे? डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जनाब नवाज शरीफ साहब हमारे कैंडिडेट हैं। छोटे भाई ने इशारा दिया था कि अगर मखलूत हुकूमत बनी तो गालिबन कोई और हो, तो भी ये फैसला होना है नून लीग में कि कौन लीड करेगा उस चीज को ना। अच्छा, फिर जो एक और बड़ा चैलेंज है वो ये कि पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई के पास आजाद उम्मीदवार हैं, लोगों ने मैंडेट भी दिया, बड़ी मुश्किलात के बावजूद दिया, लेकिन अब उनको जो भी राह अपनानी बहुत मुश्किल है उनके लिए। अगर वो किसी और जमात में शामिल होते हैं तो अपना तशख्खुस जो है वो खत्म कर रहे होंगे। अगर मतलब है उनमें एक तो मुझे एक तवक्को है कि जो हमारी सियासत में होता है कि कुछ लोग यकीनन किसी का ज़मीर जाग जाएगा, एक कोई बिक जाएगा मुबैना तौर के ऊपर, कुछ लोग जो हैं वो वफादार भी रहेंगे। तो अगर ये सूरत हाल होती है, वो किसी या तो एन ब्लॉक फौरन फैसला करें कि हमें फलां जमात को ज्वाइन करना है, तो फिर पीटीआई का क्या होगा? अगर वो हुकूमत बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि गौहर साहब कह रहे हैं, उनके और एक दो लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत बनाते हैं, तो उस हुकूमत को भी उसी मुश्किलात का सामना होगा कि जो नून लीग की होगी, कि जब भी आप मखलूत हुकूमत बनाते हैं तो उसमें आप फैसला साजी नहीं कर सकते, और उनकी ये ख्वाहिश मुझे लगता है कि पूरी हो ही नहीं सकती कि जो हालात उनके तो कशीदा हैं इदारों के साथ, तो एक बड़ी अजीब व गरीब ख्वाहिश है ये। अगर वो हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठते हैं तो उसमें उनका क्या किरदार होगा, तो ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी को जो जरा सा फायदा है कि वो लिवरेज अपनी पोजीशन अच्छी कर सकेंगे। किस तरह से पीपल्स पार्टी कर सकेगी? जो उनके पास कम सीटें हैं वो डिक्टेट करेंगे। बिलावल मुसलसल कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ उन्हें बतौर वजीर आजम कबूल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि वो उस किस्म का सेंटिमेंट, या तो उनके लोग जो नून लीग के दीवाने उनके पीछे चलते हैं, या जो न्यूट्रल लोग हैं उनको नाराज कर देती हैं वो, है ना, जो उनका जिस तरह से उनका गुफ्तगू का अंदाज है, जिस तरह से उनकी तर्ज तखातुब है, गुफ्तगू है ना, तो वो एक जोड़ने वाली ताकत नहीं है। उनके बारे में तस्वुर है कि जी अच्छे बड़ा फैशन माशाल्लाह करती हैं, पार्लिमानी बोर्ड का इजलास होता है तो तहमीना दौलताना साहिबा से उलझ गई। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक ऐसी शख्सियत नहीं है कि, और इवन जो आम कारकुन है, आम लोग भी हैं, जो नून लीग के दीवाने, उनकी बात और है, लेकिन जो न्यूट्रल पाकिस्तानी है ना, उसको जरा सा उनका अंदाज है, तखातुब है गुफ्तगू का, जो वो जरा सा वो अच्छा है, मतलब है जाहिर है जो उनकी चाहने वाले उनके लिए अच्छा है, लेकिन आम लोग जो है उससे जरा सा पुट ऑफ होते। उसके मुकाबले में आसफा ने कैंपेन की, उन पे इस तरह का अटैक नहीं आता, हत्ता कि बिलावल पे भी नहीं आता। आप ये देखें कि जो उनका तर्ज तखातुब है, जो जिस तरह से वो लोगों को बात कर रहे होते हैं, तो ये एक उनके लिए क्वेश्चन मार्क है। लेकिन बात ये कि जो हमारा ख्वाब था, आखिरी बात मैं करूंगा, कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो, वो अभी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गैर यकीनी के बादल हैं। आज हम तीसरे दिन भी यही बात करें कि क्या होगा, किसी को नहीं पता क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, और मुल्क के लिए हमें
जी मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। बैरिस्टर सैफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर सैफ साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन उससे पहले मुसरत कदीम साहिबा चेयरपर्सन है फाफिन की, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा फाफिन की रिपोर्ट भी जानते हैं, वो उनसे देखते हैं कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वो किस हद तक इंटैक्ट देख रही है। अस्सलाम वालेकुम मुसरत कदीम साहिबा। आपकी आवाज़ मुझे बहुत कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अभी ठीक है? जी अभी ठीक। अच्छा, फाफिर वो इदारा है डेफिनेटली वो इलेक्शन प्रोसेस को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी करता है, फिर अपनी रिपोर्ट मुरतब करता है। 2024 के इलेक्शंस पर क्या एग्जैक्टली रिपोर्ट मेरे सामने है, लेकिन आप अगर मुख्तसरन बताना चाहें कितना ट्रांसपेरेंट पाया आपने, फ्री एंड फेयर पाया? देखें, ये लफ्ज़ जो फ्री एंड फेयर है, इस वक्त इसके हवाले से बात करना थोड़ा कहते हैं वक्त से पहले होगा। मैं कुछ चीज़ा बातों पे को हाईलाइट करना चाहती हूँ। इलेक्शन का जो ट्रांसपेरेंसी का एक मेजर ये है कि इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी का एक मेजर ये है कि जो फॉर्म 45 होता है उसको नुमाया जगह पर पोलिंग स्टेशन के बाहर फिक्स किया जाता है, उसको लगाया जाता है। हमने जहाँ जितना एरिया, जितने हलकों को ऑब्जर्व किया पोलिंग स्टेशंस को, 29.4% में वो फॉर्म 45 जो है वो बाहर लगाया नहीं गया। दूसरा जो है वो ये था कि जो फॉर्म 46 है, जिसे बैलेट पेपर अकाउंट कहते हैं, वो चूंकि वो एक लीगल प्रोविजन है कि वो अपने सारे ऑब्जर्वर्स को जो है वो दिया जाता है, तो 49% जगहों पर वो फॉर्म 46 भी ऑब्जर्वर्स को नहीं दिया गया। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए इस तरह से है कि हमारे 130 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जब टेबुलेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो वहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारे ऑब्जर्वर्स को बैठने नहीं दिया, उनको इजाजत नहीं मिली 130 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। अच्छा, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज की आप बात कर रही हैं या पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे आपके ऑब्जर्वर्स को 130 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें 78 जो हैं हल्के पंजाब के हैं, 21 सिंध में, 17 खैबर पुख्तनख्वा, 11 बलूचिस्तान, 3 इस्लामाबाद के हल्के जिनमें हमारे ऑब्जर्वर्स को डिनाई किया गया एक्सेस टू रिजल्ट टेबुलेशन प्रोसेस। तो और इसके हमें भी था, लेकिन इसके अलावा कैंडिडेट और उनके जो इलेक्शन एजेंट्स होते हैं 66 नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, इन्हीं 130 में से उनको भी दाखिल नहीं होने दिया गया। तो ये जो है ये एक, मैं आपको कह रही हूँ ना, मेजर्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, शफाफियत के मेजर्स हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो पोलिंग स्टेशन के वक्त तक, जब तक के पोलिंग हो रही थी, शफाफियत को लीगली मेंटेन किया गया पोलिंग स्टेशंस पर। लेकिन हम कहते हैं, और हमने एक बड़ा अपना एक कैप्शन दिया है, बट इट वाज कॉम्प्रोमाइज एट द आरओ ऑफिस। अब ये जो चीज़ें हैं, जाहिर है कि इलेक्शन इतने मुश्किल से 2 साल के बाद हुए, कौम जो थी इंतज़ार कर रही थी इस दिन का, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छी तरीके से अपना पूरा प्रोसेस चलाया। लेकिन ये जो आरओ के हवाले से, या जब रिजल्ट टेबुलेशन के वक्त जो है वो जो मेंटेन करना पड़ता है उस ट्रांसपेरेंसी को, शफाफियत को, वो उस पे हमें कुछ सवाल हैं, उस पे हमारे रिजर्वेशंस हैं। ठीक है। दूसरा हम एक और पॉइंट में बोलना चाहती हूँ कि जो इब्तिदाई नताइज की तैयारी जो है उसकी जो बेशक के वजाहतें दें कि उसमें ताखीर हुई, तो वो भी एक अच्छा इलेक्शन प्रोसेस को जो है और एक मुनज़्ज़म इलेक्शन को जो है उसके पर एक, हम कहते हैं, गहन लग गया। हालांकि सब कुछ सही ठीक ठाक चल रहा था, और इंतखाबी नताइज की जो साख है उस पर क्वेश्चन इस वक्त इसीलिए उठ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुसरत कदीम साहिबा। हम दोबारा भी आपको ज़रा जहमत देंगे। बैरिस्टर साहब साहब, अब पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फ़िलहाल तो हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी में है, या जो पीटीआई क्लेम कर रही है मेजॉरिटी में है, बट अगेन उनमें से कुछ शायद चले भी जाएंगे, उनमें से कुछ पीटीआई बैक नहीं होंगे। अभी ये क्लैरिटी इसमें दरकार है। लेकिन कितने मराहिल, कितने चैलेंजेस हैं, या आपको लगता है कि बहुत आसान है, बस जाएंगे और आपको खुले दरवाजे मिल जाएंगे? और बावजूद मेजॉरिटी की भी मैं बात कर रही हूँ,
आपके लिए काम करना आसान होगा, गवर्नमेंट फॉर्म करना आसान होगा? देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम तो इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस में ही फंस गए हैं, और उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि इलेक्शन को असरअंदाज होने के 3 मराहल होते हैं। एक प्री इलेक्शन, प्री पोलिंग डे, एक पोलिंग डे और एक पोस्ट पोलिंग डे। इस वक्त पोलिंग डे भी गुजर गया। 2 मराहल में तो जो कुछ हमारे साथ हुआ वो आपके सामने है कि किस तरह की हमें रियासती जबर का निशाना बनाया गया और इलेक्शन प्रोसेस पर हमें रुकावटें डाली गई कि हम उसमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की पोजीशन में ना रहे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने तो हम पे एतमाद कर दिया और वो नजर आ रहा है कि किया। लेकिन अब जो पोस्ट इलेक्शन फिर पोस्ट पोल डे की जो मैनेजमेंट है वो जारी है, और आजकल एक बड़ा सिंपल सा तरीकाकार आ गया है कि आप इलेक्शन में कुछ ना कहें, इलेक्शन डे पे लोगों को वोट डालने दें, लेकिन जब रिजल्ट मुरतब करने का टाइम आए तो उस वक्त आप फिर अपनी चालाकियां दिखाएं। और इस वक्त फॉर्म 45 जो इलेक्शन का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इशू करता है और जो पोलिंग एजेंट को दिया जाता है, उसमें जो रिजल्ट दिया गया है और उसके बाद उसी की बुनियाद पर फॉर्म 47 इशू होता है जिसमें सारे हल्के का रिजल्ट होता है। तो उस रिजल्ट में फर्क है। फॉर्म 45 में एक बंदे ने अगर 60,000 वोट लिए हैं तो फॉर्म 47 में उसको 20,000 दिखाया जा रहा है। तो ये हमारे साथ इस वक्त हो रहा है, और हमारे तो बेतहाशा कैंडिडेट्स इस वक्त इलेक्शन कमीशन में भी और हाई कोर्ट्स में भी इस वक्त अपने केसेस लेके बैठे हुए हैं जिनका फैसला परसों होगा। तो हमें तो पहले ये इस मरहले से गुजरना है ताकि हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी जीत चुके हैं उनकी जीत का हम नोटिफिकेशन ले लें, ताकि हमें ये इंश्योर हो कि हमारी टोटल सीटें कितनी आई हैं, क्योंकि अभी तक तो हमारी सीटें भी फ्लूइड हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक फिर आगे आपका सवाल है कि जब ये एक बार इंश्योर हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह देखें, नादिया आपके सामने है पाकिस्तान की ये जो मौजूदा पॉलिटिकल का जो सिनेरियो है कि जिस किस्म के मराहल से हम गुजरे और अल्लाह ने हमें कामयाब भी किया और सुरखरू भी किया, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले मराहल भी हम मैनेज कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह से। हमारे लिए ये इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमने अपने मेंबर्स को इंडिपेंडेंट ग्रुप की शक्ल में, ब्लॉक की शक्ल में असेंबली में रखना है या इनको किसी पार्टी के साथ रखना है, ये भी देखना है। अच्छा चले, ये तो आपकी स्ट्रेटजीज होंगी, इसको मैं बाद में बात करूंगी। मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद मैं राना एहसान साहब के पास आऊँगी। 2012 में विक्ट्री स्पीच भी कर ली गई थी। चलें, उस वक्त तो फिर भी सवालात उठे थे और 11, 12 बजे के करीब आज वो बेशक नहीं हुई, लेकिन जिस वक्त हुई वो भी उस वक्त हुई जब जो ऑफिशियल रिजल्ट्स हैं वो आए नहीं थे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे अपने आप को मुतरातिब भी करा दिया गया और अपने आप को एक इम्प्रेशन भी दे दिया गया कि जी वज़ीर आज़म भी हमारी ही सफ़ों से होगा। तो ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसमें जो सूरत हाल है, जो रिज़ल्ट्स अभी तक सामने आए हैं इंडिपेंडेंट, जो नेशनल गवर्नमेंट की, हम नेशनल असेंबली की हम बात कर रहे हैं, फेडरल की, इंडिपेंडेंट की तादाद तकरीबन 100 के करीब है। PMLN 71 पे स्टैंड करी है, पीपल्स पार्टी 54, MKM 17 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो Q है वो 3 पे, JUIF 2 पे और IPP 2 पे। लेकिन उसके अलावा जो दिलचस्प बात है, राना एहसान साहब ज़रा मैं आपकी तरफ आती हूँ। अभी तो बहुत सारे यू जस्ट नेम इट, बड़े ऐसे जो नताइज हैं उनको चैलेंज भी कर दिया गया है, जिसमें नवाशी साहब के हल्के भी हैं, हमजा साहब के भी हैं, मरियम साहिबा का भी है और दीगर बहुत सारे, मेरे पास पूरी एक लिस्ट है। लेकिन उसके साथ जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है, इवन सलमान अकरम जो ओन चौधरी को पता नहीं किस लाहौरी ने वोट दिया, बट राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, जावेद लतीफ़, ख्वाजा साद रफ़ी, खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज, शेख रोहिल असगर, सारा अफजल तारर, चौधरी बर्जीस साहब, ये बड़े बड़े नाम PMLN के फेस ये हार गए। आप ये तस्लीम करते हैं कि आपको, आपकी जमात को, आपके नामजद उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया अवाम ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल रिज़ल्ट हमारी उम्मीदों उमंगों के मुताबिक नहीं आया और काफ़ी हमें कुछ जगहों पे सेटबैक्स हुए। बहरहाल अगर आप इंडिपेंडेंट्स को साइड पे कर दें तो PMLN एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पंजाब में और वफाक में आई है। अब ये बिल्कुल जवाब बनता है या सवाल बनता है। राना साहब ठीक है, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, लेकिन देखिए आप जी सर आप जरूर मुकम्मल करें, लेकिन इंडिपेंडेंट को हम अलग नहीं रख सकते, नाम नहीं है उनके साथ बल्ला, लेकिन आप जानते हैं कि वो PTI बैक्ड है। मैं यही कह रहा था कि बहरहाल ये सवाल जरूर उठता है कि इंडिपेंडेंट्स बैक्ड थे
और उनको बैकिंग थी। सबसे पहले तो ये 100 का नंबर जो है ये पीटीआई का नंबर नहीं है, इसमें कोई 18-19 जो है वो ऐसे हैं जो पीटीआई के बैक नहीं है। बहरहाल मैं ये जरूर कहूंगा नादिया, देखें 2 साल इलेक्शन से पहले एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन इलेक्शंस वो हीलिंग प्रोसेस होने चाहिए हैं कि जिसके बाद लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए और हम मुल्क को आगे लेके बढ़े। देखिए पीएमएलएन ने जो मैसेज दिया है वो पॉजिटिव मैसेज दिया है कि हमें साथ मिलके आगे बढ़ना चाहिए है। मैंने अपनी लीडरशिप को यही मशवरा दिया है अपना कि बिल्कुल हम इस काविश में आगे बढ़े, लेकिन ये एक हीलिंग प्रोसेस होना जरूरी है। अगर हमें इस तरह कोalition बन के सबको साथ लेके हम आगे बढ़ सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसे ना भी हो तो कोई जिद नहीं होनी चाहिए और हम पंजाब पे फोकस करें तो ये, लेकिन लीडरशिप जो भी फैसला करती है, बात मेरा पॉइंट ये है नादिया कि अब हमें आगे बढ़ना है। मुल्क के माशी हालात आज भी ठीक नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, लड़ाई झगड़ा रहा, तू मैं रही, ये जो पुश एंड पुल है ये रहा, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। और मैं समझता हूं जो एनवायरनमेंट इस मुल्क को आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो पैदा नहीं हो सकेगा, वो ज्यादा जरूरी है। मैं इस उम्मीद के साथ, ये अब आपका जरूर सवाल होगा या आपने अगले गेस्ट के, मैं इस उम्मीद के साथ मैं ये कहूंगा कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ये बिल्कुल अगर फॉर्म 45 और 47 किसी के मैच नहीं हो रहे तो ये गलत है। इसके ऊपर जो इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल्स हैं या जो कोर्ट्स हैं उनको जल्द फैसले करने चाहिए ताकि ये लड़ाई खत्म हो और ये कंफ्यूजन ना फैले। तो मैं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं और बड़ा आप यू आर अमंग द सेम वॉइसेस विद इन द पीएमएलएन। मगर मुझे एक साथ ये बता दीजिए कि ये जो विक्ट्री स्पीच होती है, आपके पास गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, आपके इतने बड़े बड़े नाम आपके अवाम ने मुस्तरद कर दिए, दूसरे सारे आपके चैलेंज हुए हुए हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स रुक गए, ओवरनाइट रुके रहे, आज 3 दिन हो गए रिजल्ट्स आपके पास नहीं है। ये तमाम के बाद इतनी बड़ी सेलिब्रेशन और विक्ट्री स्पीच, फिर अपने आप को वज़ीर आज़म के लिए पेश कर देना, ये क्या मामला है? ये हम इस इमेच्योरिटी से भी कभी बाहर आएंगे? फिर आप कहते हैं सबको मिला के चले, सबको मिलाते सब तो पहले भी आपके साथ थे, जिनके नाम लिए नवाशी साहब ने, वो तो ऑलरेडी आपके साथ है। पीपी आपके साथ थी, JUIF के आपके साथ थी, MQM आपके साथ थी, यू जस्ट नेम इट। जो आपके साथ नहीं थे, जिनको आपने साथ असल मिलाना है, आप कहते हैं उसमें कि बैरिस्टर गौहर से भी मुलाकात करें, क्या कबात थी? नहीं देखिए नादिया, अब सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि 255 जो सीट्स हैं उनका रिजल्ट आ चुका है। 100 इंडिपेंडेंट्स ने जमाती कैंडिडेट्स को हराया। भाई कल तो नहीं आया था ना, जब विक्ट्री स्पीच की थी तब तो नहीं आया था ना सर। मैं आपको मेरी बात जरा अगर मुकम्मल हो लेने दें। बिल्कुल कोई फॉर्म 45, 47 के मामलात भी 10-12 हलकों में चल रहे होंगे, लेकिन हमने ओवरऑल ट्रेंड देके हमने ये तो नहीं कहा कि हम अकेली हुकूमत बनाएंगे, हम किसी को साथ नहीं मिलाएंगे। हमने एक पॉजिटिव मैसेज दिया, हमने इस चीज का मियां नवाज शरीफ ने बात की कि मुल्क के मुश्किल हालात में और सबको साथ लेके चलना है। उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को रद्द नहीं किया, उनकी भी बात की। और देखें ये तो पॉजिटिव एक हमने जेस्चर दिया, उसके अब अगला जेस्चर दूसरों की तरफ से भी आना चाहिए। ये आखिरी बात तो नहीं की। अच्छा मैं जरा बैरिस्टर साहब से बात करती हूँ, बल्कि आमिर ज़िया साहब की तरफ जाती हूँ। मामला ये है कि आपने पॉजिटिव जेस्चर दिया होगा, आपने कहा हम अकेले, हमने तो नहीं कहा कि हम अकेले हुकूमत बनाएंगे। आप अकेले हुकूमत बना ही नहीं सकते, आप अभी इस पोजीशन में है ही नहीं कि आप अकेले हुकूमत बनाएं। ठीक है, तो अच्छा आमिर ज़िया साहब, किस हद अगर मुल्क को आगे लेके चलना है तो देखिए ना, जिन पार्टीज़ के नाम लिए, जिन सरबराह उनके नाम लिए नवाशी साहब ने, वो तो ऑलरेडी इत्तेहादी रहे, मिलके उन्होंने 16 माह हुकूमत की है। अगर मुल्क को आगे आपने एक अच्छी हार्मनी के साथ आगे लेके चलना है कि जी सबसे मिल बांट के ये वो, तो असल में तो आपने PTI को इंगेज करना है। उसके लिए राजी हैं, इजाज़त है? मतलब बड़ा बुनियादी सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं ये अर्ज करूं कि अब तक जो है 3 MNAs जो है आजाद, उन्होंने नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया है। लेकिन क्या वो PTI बैक है? साहब मैं वो नहीं, एक उसमें जो मुझे पता है वो पहले नून लीग का हिस्सा हुआ करते थे, जब उनको टिकट नहीं मिला पिंडी में, गालिबन 54 के हैं, 54 के, उन्होंने कहा आजाद बैरिस्टर अकील है, वो हैं
ठीक है, उसी तरह भी एक 253 NA के जो है उन्होंने ऐलान किया है। तो लेकिन एक बैरिस्टर साहब अपनी गुफ्तगू में जरूर बताएं कि PTI के अपने असल के बड़े वाले कितने MNAs हैं। एक तो ये बात है, वो हमें ताकि नंबर पता चले, क्योंकि ये जो दावा हो रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं हमारे जो नून लीग के हैं, उसमें से कई ऐसे हैं कि जो PTI बैक नहीं है, कम से कम 10, 12, 15 लोग होंगे। तो मैं PTI के 100 नहीं तो कितने 85 हैं, 80 हैं, कितने आपके साथ हर हालत में रहेंगे, ये भी एक सवाल है। फिर जो आपका बुनियादी सवाल आता है मेरे ख्याल में जो सबसे अहम है कि अब इन जमातों के पास ऑप्शंस क्या हैं। मैंने वो पहले ही कहा था कि बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल है, किसी के लिए आसान रास्ता नहीं है। इस वक्त बात ये भी हो रही है कि भाई जमात इस्लामी से जो है गुफ्तगू की बात हो रही है PTI की कि क्या उनके साथ शामिल हो जाएंगे। जाजुल हक साहब भी मैदान में आ सकते हैं, उनसे भी बड़ी कुर्बतें थी PTI की ना। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा कि डाइल्यूट हो जाएगी PTI अगर ये जाके उनके साथ शामिल होते हैं। हुकूमत बनाते हैं तो मुश्किल में, हुकूमत नहीं बनाते तो मुश्किल में है। तो बहुत मतलब है पेचीदा इनकी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है तो PTI का। और उसमें जब ये अभी गौहर साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था एक और चैनल के ऊपर, उन्होंने फरमाया कि जी हम जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग से बात नहीं करेंगे। अच्छा, आपने जब ये ऐलान कर दिया तो मेरा एक सवाल होता है कि जी हम हमेशा सियासत में इबाहम बहुत जरूरी होता है, बाज़ औक़ात आप वाकई नहीं चाहते करना, लेकिन आप ऐसी बात करते हैं कि जरा सा गुंजाइश रखते हैं। उसमें भी फायदा ही होता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के करीब आ रहे होते तो हो सकता है पीपल्स पार्टी ब्रेक लगाती हो, कहती जी हमें आसरा गालिबन PTI से भी हो सकता है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और इन हालात में हुकूमत बनती है। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो लीड कर पाएंगे, वो करेंगे तो बड़ी कमजोर हालत में होगा। कौन नून लीग की तरफ साइकिल करेगा? ये थोड़ा सा ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात आ जाती है। आमिर ज़िया साहब, खुर्शीद शाह साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस ऑप्शन को भी रूल आउट नहीं कर सकते, हो सकता है कि हम PTI से राब्ता कर लें। मैं वही अर्ज करूं कि इबाहम बहुत जरूरी होता है। इन्होंने बिल्कुल ब्लंटली जो 2018 से लगता है इन्होंने 2024 तक PTI के दोस्तों ने कुछ ज्यादा सीखा नहीं है। सीखना चाहिए इनको कि स्ट्रेट बॉलिंग, स्ट्रेट टॉक जो होती है बाज़ औक़ात आपको नुकसान पहुंचाती है, पॉलिटिक्स में नुकसान पहुंचाती है, अदरवाइज करते हैं पॉलिटिक्स में नुकसान पहुंचाती है। लचक होनी चाहिए, आपका आगे बढ़ना है। फिर असल बात है कि इनके मामलात जो है, क्योंकि 9 मई का बोझ है, उस 9 मई के बोझ को आप कैसे उतारते हैं, उसके लिए कैसे निगोशिएट करते हैं। यकीनन इनको बड़ा एक बूस्ट मिला है कि अवाम ने इतना बढ़ चढ़ के वोट दिया, जितने भी हैं एक तमाम तरह मुश्किलात के बावजूद, तो उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं कि चीजें जो है इस मुल्क में तवाजुन में आ जाए। बिल्कुल सही है। अदम तवाजुन का शिकार है। बैरिस्टर साहब से पूछ लेते हैं वही वाला सवाल जो अभी राना साहब ने भी उठाया और डेफिनेटली हम भी ये बात कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब से जरा मुझे बताइएगा कि फिलहाल जो नंबर आ रहा है, ठीक है आप तो पता नहीं 170 180 क्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो अभी तक नंबर आ रहा है वो जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी तादाद 100 आ रही है, जो मेरे पास फिगर है, उसको आप प्लस माइनस थोड़ा कर लें। अब मामला ये है कि इनमें से PTI बैक्ड कितने हैं और एक्चुअल इंडिपेंडेंट कितने हैं? देखिए नादिया, मैं आपके सवाल पे कमेंट करने से पहले तो राना साहब की इस बात को ऑन रिकॉर्ड एक्नॉलेज करना चाहूँगा। उन्होंने जो बात की, जिस जज्बात का इजहार किया, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को और पाकिस्तान के हालात को, मुल्क के मफाद को देखते हुए ऐसी ही स्पिरिट की ज़रूरत है। और अल्लाह करे कि मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और बाकी पार्टियों के जो है लीडरशिप जो है वो इसी स्पिरिट के साथ बात करें तो मुल्क आगे चलेगा। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे इस वक्त जितना भी रिकॉर्ड है, देखें आपके पास भी जो और हमारे पास भी जो, ये सारा इस वक्त कोई ऑथेंटिकेटेड फाइनल रिकॉर्ड नहीं है। ये सारा मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो है गैर यकीनी सी सूरत हाल जो है वो हमारे सामने है और ये फिगर्स कंफर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे अंदाजे के मुताबिक कोई 100 से ज्यादा की सीटें जो है वो इंडिपेंडेंट के पास हैं, ज्यादा है। आप 100 कह रही है, मेरे ख्याल में 112 या 115 नहीं तो जो है वो PTI बैक्ड है सारे के सारे। मैं वही बात करने लगा हूं। इसमें तकरीबन हमारा ये ख्याल है कि 100 के करीब हमारी है। अब वो 100 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी 2-4 ज्यादा हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट मुस्लिम लीग नून से और बाकी पार्टियों से कौमी असम्बली में इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो PTI कैंडिडेट्स हैं, बैक्ड कैंडिडेट्स हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। लेकिन ऑफ कोर्स हम सिंपल मेजॉरिटी में या हुकूमत फॉर्मेशन में की पोजीशन में तो नहीं है। अब आगे जो सीटें हमारी आनी है या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इनमें यकीनन इजाफा देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये जो फॉर्म 45 का मैंने पॉइंट उठाया, अगर अदालतों से और इलेक्शन कमीशन से ये चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हमारे तादाद बढ़ भी सकती है। आगे अब इसको करना कैसे है? बड़े हैरान के तौर पर, क्योंकि बैरिस्टर साहब जब आज बैरिस्टर गौहर और
रऊफ हसन साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो तो 180 क्लेम कर रहे थे। अगर इतनी अनसर्टेनिटी है कि अभी आपको पता ही नहीं है तो कैसे क्लेम कर रहे हैं कि हम पंजाब में भी हुकूमत बना लेंगे, हम वफाक में भी हुकूमत बना लेंगे, चले केपी में तो आप बना ही लेंगे। देखिए नादिया, ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है ना कि जब तक इलेक्शन कमीशन फाइनल विनिंग कैंडिडेट्स को नोटिफाई नहीं कर देता तो कोई शख्स भी अगर बात करेगा, चाहे 180 की बात कर रहे हैं, चाहे 120 की बात कर रहे हैं, चाहे 80 की बात कर रहे हैं, वो एक एजम्पशन है, अभी क्लियर नहीं हुआ, कई चीजें क्लियर नहीं हुई। तो इसलिए मैं उसके बारे में कोई वो नहीं कर सकूंगा। मेरे ख्याल में हतमी बात हम तब कर सकेंगे नंबर ऑफ सीट्स की जब इलेक्शन कमीशन फाइनल नोटिफिकेशन जारी करते हैं। बहरहाल, हैविंग सेड दिस, मैं एक और बात पे भी आना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आगे आने वाले वक्त में हमारे पास यही सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त कि हमने अपनी जो पार्लियामेंट्री स्टेटस है उसको कैसे डिफाइन करना है। क्या हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के ब्लॉक की सूरत में असेंबली में रहना है या हमने किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसको उसकी शक्ल में आना है। तो वो अब हमारे लिए एक चैलेंज इसलिए है कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो अगर हम ज्वाइन करना चाहें भी उनकी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और जिनकी असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है फिर हमारे पास चॉइस वही रह जाती है। लेकिन इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज भी हैं कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद जाहिर है हम पार्लियामेंट में तो उस पार्टी के रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे या उसके प्लेटफॉर्म से आ रहे होंगे, तो फिर पीटीआई का स्टेटस क्या होगा। ये वो कुछ सवालात हैं जिनको हम अभी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अनकरीब हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है। वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हमने 2-3 दिनों में ये मसाइल हल करके एक फैसला करना है। तो उसमें फिर खान साहब से फाइनल मुशावरत होगी और उसके बाद जो वो अप्रूव करेंगे उसके मुताबिक विल गो अहेड। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। एक तो जैसे सामने से आप साहब कह रहे हैं कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अगर चले जाते हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो शायद रिजर्व सीट्स तो मिल जाए, लेकिन जो अपनी आइडेंटिटी है पीटीआई की वो यकीनन खो देगी फिर रिजर्व सीट्स आप। लेकिन अगर नहीं खोती है और इंडिपेंडेंट ब्लॉक बनता है तो एक तो ये कि आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी, दूसरा एक मसला ये होगा कि हर वक्त अप फॉर सेल होंगे, मतलब कहीं से भी बोली लगी तो कोई पार्टी डिसिप्लिन के जो है वो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई बाउंडिंग्स नहीं होंगी। तो ये मामला जो हैं ये भी उनको देखने होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, राना एहसान साहब से ज़रा कुछ बात करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और राना एहसान साहब, शुरू में एक स्टेटमेंट हमने देखा जिसमें इसहाक डार साहब ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट के साथ मिलके हुकूमत भी बनाएंगे और उनको अप्रोच कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट हमें अप्रोच कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें इंडिपेंडेंट की ज़रूरत नहीं है, हम दीगर पार्टियों के साथ मिलकर बनाएंगे। क्या इंडिपेंडेंट को अप्रोच कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट आपको अप्रोच कर रहे हैं, या अब कहीं से ऐसे सिग्नल्स आए हैं कि आप समझते हैं कि इंडिपेंडेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं है? मैंने कहा हर इंडिपेंडेंट को जो भी पार्टी हुकूमत बनाना चाहती है उनको अप्रोच भी करती है, और वो खुद भी इंडिपेंडेंट्स पार्टीज को अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो भी कोई देखते हैं कि किस पार्टी में वो बेहतर रहेंगे, उनका मुस्तकबिल कहाँ बेहतर है। लेकिन जो इसमें पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहीं ज्यादा आगे पीछे होंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बड़े मराहिल काट के अपनी जमात के साथ खड़े रहे। ना हमारा टारगेट पीएमएलएन का उनकी तरफ है। बहरहाल देखें, कोई लीगली कोई कदगन नहीं है कि वो किसी जमात को जो है किसी जमात की तरफ जाए, लेकिन उनके ऊपर मॉरल प्रेशर जरूर होगा। तो ये देखें, लेकिन फिर ये दोबारा हमें सेग्रीगेट करना है। अभी एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है कि 14 MNAs जो हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं। मेरा नहीं ख्याल वो पीटीआई बैक्ड हैं। 3 ने तो हमें ज्वाइन कर लिया ऑलरेडी, और भी लोग जो हैं वो राब्ते के अंदर हैं। तो क्या फिर फाइनल ये टैली होता है, वो तो अभी एंड में जाके जब ये प्रोसेस मुकम्मल होता है तो पता चलेगा कि किस तरफ कितने इंडिपेंडेंट ठीक है। अच्छा राना साहब, एक बात बताएं, ये जो भी इलेक्शन प्रोसेस था जिसके नतीजे में पहले हमने देखा कि रिजल्ट्स आने लगे, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट जो है वो लीड भी करने लगे, फिर अचानक ये अमल रुक गया, बाद में बताया कि ईएमएस बैठ गया, और अभी तक कंप्लीट रिजल्ट्स नहीं आए। आप मुतमईन हैं इस सिस्टम से जो ईएमएस इंट्रोड्यूस कराया लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर सका? नहीं, देखें, जो ईसीपी की परफॉर्मेंस थी उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। पोलिंग डे के अंदर बिल्कुल इस चीज़ का एतराफ़ करते हैं कि पुरअमन इलेक्शन रहे, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट डिले हुआ, जिससे अवाम बने, लोगों ने सवाल उठाए।
तो वो उधर जरूर सवालिया निशान बनता है। अभी भी कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए, कुछ जगहों पे फॉर्म 45, 47 के मामला बने, तो ये इसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसिज्म बनता है और ईसीपी को चाहिए है कि वो एक तफसीलन इसका जवाब दे और अब जो लोगों के एतराज़ात हैं उनको दूर करें। देखें, अगर प्रोसेस ही मुतनाज़ा हो जाएगा तो आगे हम शुरुआत ही लड़ाई से करेंगे। तो ये इस प्रोसेस पे पीएमएलएन एज अ होल समझती है कि जो ईसीपी की जिम्मेदारी है उसको उनको पूरा करना चाहिए है। और जहां पीएमएलएन की लीडरशिप इस हवाले से क्यों खामोश है? पहले दिन जब पूरी तैयारी करके बैठे थे मॉडल टाउन में कि जी हम विक्ट्री स्पीच करेंगे, और जब रिजल्ट्स आने लगे तो लाइट्स ऑफ करके खामोशी से वहाँ से चले गए, कोई आवाज़ नहीं उठाई कि जी मोबाइल सर्विस बंद हो गई, शदीद तरीन मुश्किलात पेश आई, कोई आवाज़ पीएमएलएन की लीडरशिप की तरफ से एक बयान नहीं जारी हुआ। रात में नहीं कहा कि जी इलेक्शन के रिजल्ट्स क्यों लेट हो रहे हैं, ईएमएस सिस्टम क्यों बैठ गया है। देखें, जो हमारे इलेक्शन सेल के सरबराह थे इसाकदार साहब, उन्होंने डिले के ऊपर बात भी की कि डिले नहीं होने चाहिए रिजल्ट। उन्होंने सिक्योरिटी की वजह को एक्सेप्ट किया, लेकिन इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ये फ़ोन लाइंस खुल जानी चाहिए थी, पोलिंग के बाद खुल जानी चाहिए थी। वो मुख्तलिफ चैनल्स पे गए, उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो ऐसा नहीं है कि हमारी लीडरशिप खामोश थी। हमारी लीडरशिप ने ये बात की, इलेक्शन सेल के हेड ने बात की, और हम समझते हैं डिले रिजल्ट होने से सवालिया निशान उठे, जो कि एक अच्छा तासुर नहीं गया। ये जिम्मेदारी जो इलेक्शन ठीक है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का भी रोल अभी भी कहा जा रहा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है या है। जो भी मेजॉरिटी होगी वो उसको कह सकते हैं कि आइए जी हुकूमत बनाइए। फिर आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट भी की कि हमने बड़ा काम किया था, बड़ी मेहनत की थी ईवीएम सिस्टम पे, उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, और देखिए जी ये हाल। आमिर ज़िया साहब, इस वक्त प्रेसिडेंट का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है? अब चूँकि अगर इंडिपेंडेंट या पीटीआई इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं और वो इंटैक्ट रहते हैं और सबसे बड़ी तादाद में होते हैं, तो ऐसे में प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा? वो कह सकते हैं कि जी आए आप हुकूमत बनाएं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। जो मुझे नजर आ रहा है, जो जिस तरफ इशारे मिल रहे हैं कि जो इस मुल्क की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, गौर कीजिएगा, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में उस जमातों को कहता हूँ जो पुरानी हमारी रिवायती सियासी जमातें हैं, तो ज्यादा लोगों की तवक्को भी है, और मेरे ख्याल में हमारे इदारों की भी जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है वो यही है कि यही जमातें जो हैं आगे बढ़कर हुकूमत साजी करें। और जैसे कि अभी फरमा रहे थे हमारे नून लीग के दोस्त भी कि कई जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो अगर उसमें शामिल हो जाएंगे तो उनकी तादाद में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो कयास यही है कि इट विल बी लाइक नून लीग और एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बशमूल दीगर कुछ जमातें उनके साथ मिल जाएंगी। पीटीआई के लिए खेल इतना आसान नहीं है, इजियर सेड देन। अभी बहुत मुझे किसी ने मैसेज किया, आप ये कह रहे हैं कि ये पीडीएम चल रही है, ये पीडीएम का ही दूसरा वर्जन होगा, पीडीएम सीजन 2 होगी, ये पीडीएम 2 होगी। अब सवाल ये पैदा होता है पीडीएम 2 को जो है कौन उसको लीड करेगा? क्या नवाज शरीफ साहब करेंगे? मेरी नाक़िस राय में नवाज शरीफ साहब के मुझे इम्कानात कम नजर आते हैं। अगर करेंगे भी तो मेरे ख्याल में वो चला नहीं पाएंगे। जिस तबीयत में लचक की जरूरत है वो लचक उनमें नहीं है। शहबाज शरीफ साहब उसके लिए ज्यादा आइडियल एक कैंडिडेट के तौर पर उभरते हैं, और हो सकता है कि ये जो पीपल्स पार्टी जब ये दबाव डालेगी, ये जब अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगेंगे, तो ये जहाँ पे वजारतें मांगेंगे वहां पर जो बिलावल साहब ने इंडिकेट किया कि जी नवाज शरीफ साहब को उन्होंने पूरा अपनी तोपों का रुख रखा था, तो वो गालिबन किसी और कैंडिडेट की तरफ जाना चाहें। और अगर वो कहीं और जाते हैं तो उससे जो नून लीग में फिशर्स हैं विद इन द फैमिली भी हैं, बेशक एक मुत्तहदा फ्रंट को क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी नाम पेश कर सकते हैं कि ठीक है पिछली दफा पीडीएम में आपने शहबाज शरीफ को किया था, इससे तो किंग पार्टी बनी हुई है ना वो। देखिए जो जब गुफ्तगू शुरू होती है ना नादिया, उसमें सब लोग एक मैक्सिमम पोजीशन ले रहे होते हैं, उसके बाद फिर इत्तेदाल में आते हैं। वो यकीनन हो सकता है मौलाना फजल रहमान साहब भी कहें कि जी मुझे आप बना दें, बेशक मेरी 2 नशिस्तें हैं, 3 नशिस्तें हैं, तो वो एक अलग बात है। बिलावल साहब बिल्कुल पेश कर सकते हैं नाम, एंड वो इंटरेस्टिंग डिबेट होगी और किस तरह से उनको मैनेज किया जाएगा। या वो कहें भी कोई और आ जाए, क्यों कोई और शख्स आ जाए नून लीग में से, और उसमें नून लीग का क्या रद्द-ए-अमल होगा। और अगर ये लोग चुनते हैं अपनी मरियम साहिबा को बतौर वजीर आला पंजाब, फिर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। तो चॉइसेस आर नॉट ईजी। आसान चीज ये हो सकती है कि जरा से जो बड़े हैं वो पीछे हटें। लेकिन आमिर साहब अगर ये पीडीएम सीजन 2 है तो क्या पीडीएम सीजन 1 का इतना कोई अच्छा एक्सपीरियंस रहा है
क्या उसने वाकई वो एक ऐसा मॉडल है कि वो डिलीवर कर सका है जो हम उसको रिपीट करने की दर पे? देखिए, एक दो फर्क के साथ आएगा पीडीएम सीजन 2। उसमें फर्क ये होगा मोस्ट लाइकली कि SIFC जैसे इदारा जो है उसका एक सुपरविजन जो है वो रहेगी, और उस सुपरविजन के तहत जो है शहबाज या कोई और जो नरम खून लीडर होगा वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, वजीर आजम। दूसरी बात ये होगी कि गालिबन इसाकदार जो है वो वजीर खजाना ना हो, और क्योंकि उनकी वजह से बहुत ज्यादा बदइतमादी पैदा हुई थी IMF के साथ गुफ्तगू के अंदर, और जिस तरह से उन्होंने इकोनॉमी को मैनेज किया था, हमारे जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनसे बहुत नाराज हैं। तो पीडीएम सीजन 2 में डार साहब मुझे नहीं लगता कि वो उस अहम पोजीशन पे होंगे जिसका उनको हमेशा से शौक रहा है कि वो 25 कमेटियों के सरबराह बन जाए, चेयरमैन बन जाए। इस पे भी मैं जरा, और कराची में क्या हुआ, मतलब PTI के जो हालात रहे, जमात इस्लामी के जो हालात रहे, क्या MQM का PSP के साथ मर्ज हो जाना ये इतना एक्सेप्टेबल था लोगों के लिए? लोगों के अंदर वाकई वो स्पेस दोबारा से एक्वायर कर सके? क्योंकि 17 सीटें 18 सीटें MQM को मिल जाना, मीम तो अब चल रही है कि उन्होंने मजीद नशिस्तें लेने से इनकार कर दिया है कि बस कर दो। तो क्या हुआ कराची में, ये इतना अपसेट क्या हुआ? देखिए, बात ये है कि एक बात तो हम लोग तवक्को कर रहे थे कि MQM बाउंस बैक करेगी, कितना करेगी इसमें सवालिया निशान था। मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज वोटिंग कराची में पीसफुल हुई है, अच्छी हुई है, एक दो जगहों पे जहाँ पे देर शुरू हुआ था। काउंटिंग में भी कुछ जगहों पे बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा है। एक तो जैसे NA 241 की मैं बात करूं कि, लेकिन वहां पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट जीता है, इख्तियार बेग साहब जीते हैं। उसी तरह NA 231 की अगर आप बात करें, उसमें भी आपको लगेगा वहां भी गालिबन पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, और जो वोटिंग का मार्जिन है वो 300 के करीब है। तो अच्छा, उसी तरह जो PTI या जमात इस्लामी जो इल्जाम लगा रही है वो ये है कि जनाब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के अंदर बहुत तजाद है, तो उन नशिस्तों पे हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि 17 की 17 नशिस्तें जो है वो जो है मुतनाज़ा है, ऐसा नहीं है। MQM की अपनी फॉलोइंग है, और जब से उनके धड़े मिले हैं उसके बाद से उनके जरा सा वजन में इजाफा हुआ है, लेकिन PTI को नशिस्त कोई नहीं मिली, मतलब NA की। ये बड़ी एक ताज्जुब की बात है। मैं समझता हूँ कि वहां पर उनके पास एक वो था, क्या कहते हैं कि लिवरेज था जहाँ पे वो बना सकते थे। जी बिल्कुल सही है। राना साहब, ज़रा PMLN ने क्या वजह, अच्छा बैरिस्टर साहब की तरफ जाती हूँ मैं, बल्कि बैरिस्टर राना साहब से ज़रा बात कर लूँ, राना एहसान साहब से। राना एहसान साहब, क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है, एक तो उन्होंने अपनी जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी बड़ा लेट शुरू की, पंजाब सेंट्रिक रहे, KPK में गए, एक दो मानसहरा चले गए, थोड़ी देर स्वात चले गए, सिंध में नहीं आए, बलूचिस्तान में जलसा नहीं किया, KPK उस तरह से कवर नहीं किया। क्या वजूहात क्या थी? बस उनको पता था कि हमारी बात हो गई है, पंजाब से ही हमने आना है, पंजाब को ही अपना बना ले, क्या वजूहात है? देखिए, मेरे ख्याल से ये बात होगी वाला तो मामला अब रद्द हो जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स कोई हमारे कह लें कि जिस एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक नहीं आए। तो अगर किसी से बात हुई होती तो ऐसे रिजल्ट्स जो बात है नहीं होती तो लोग कह रहे इतने भी नहीं आते, जो असल में है वो तो पता नहीं क्या क्या है। अभी तो चीजें देखें, तो फिर आप इसी क्लेम करते रहे। मैं समझता हूं कि रिजल्ट्स इस चीज को शो कर रहे हैं कि पोलिंग डे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट था। बहरहाल देखें, हमने अपनी एक अच्छी कैंपेन की, हमारे लीडर लेट आए और फिर टिकटिंग प्रोसेस के थ्रू उस पर टाइम लगा, डिलेज हुए हमारे, बेहतर कैंपेन की जा सकती थी। अब डेफिनेटली पार्टी जो है वो बैठ के इंट्रोस्पेक्शन करेगी, देखेगी क्या वीकनेसेस रही और उनसे सीखेगी। ये ज़रूर एक दफ़ा ये मरहला गुजर जाएगा तो पार्टी ज़रूर इन चीज़ों को देखेगी कि क्यों, कहाँ हमारे लूप होल्स रहे, कहाँ गैप्स रहे, और क्यों हमने कुछ इलाकों को लूज किया। नहीं, सिंध में क्यों नहीं आए? बिल्कुल, सिंध के अंदर जो है जो हम कैंपेन नहीं कर सके, ये उसकी वजह से हमें सिंध में उस लिहाज से वो हमें आउटकम नहीं मिली। तो इन चीज़ों को, ये वीकनेसेस रही इलेक्शन में, हम इसका एतराफ़ करते हैं, और लीडरशिप से मिस हुई ये चीज़ें सही मैनेज नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर रिजल्ट भी उस तरह का। ठीक है, नज़ीम मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहे। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। इससे जो सूरत हाल है मुख्तसरन मैं बताती चलूँ कि इससे जो असम्बलीज़ है, नेशनल असम्बली का तो मैंने बताया कि जो रिज़ल्ट अभी तक आए हैं, 265 जो नेशनल असम्बली की सीट्स थी उनमें से तकरीबन 255 के करीब जो रिज़ल्ट हैं वो अनाउंस हुए।
इसी तरह से जो पंजाब में पोजीशन बन रही है सो फार, बैरिस्टर सैफ साहब आ जाए तो बता दीजिएगा। इंडिपेंडेंट 137, PMLN 136, पीपल्स पार्टी 10, ये मैं पंजाब की बात बता रही हूँ। क्यू जो PMLQ है 8, अदर्स 5, मतलब जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो छोटी। फिर इसी तरह से सिंध में पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतरीन पोजीशन हासिल की है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आराम से हुकूमत बना सकती है। 84 सीट्स, MQM 28 सीट्स, इंडिपेंडेंट 14। फिर जो KPK है उसमें जो इंडिपेंडेंट है और ये मेजॉरिटी जो है वो PTI बैक्ड ही है। इंडिपेंडेंट 90, JUIF 7, PMLN 5 और 57 नंबर्स इसमें रिक्वायर्ड होता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट और ये बहुत इजीली अचीव हो गया। फिर बलूचिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11, PMLN 9, JUIF 9 और जो इसमें जो मैजिक नंबर होता है वो 26 होता है। बैरिस्टर सैफ हैं हमारे साथ? बैरिस्टर सैफ साहब, ये सवाल ले लिया था आपने पहले MQ वाला, कराची वाला? जी मैंने सुन लिया था। वो असल में आपकी मेरी आवाज आपको नहीं आ रही थी। आई कुड हियर यू आउट बट जी देखें, जहां तक MQM का और PTI की सीटों का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में और इन हालात में मेरे ख्याल में ये कंपैरिजन हमें कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंचने देगा। उसकी वजह यह है कि जो कुछ हो रहा है वो ग्राउंड पे तो नहीं हो रहा ना। देखें, वो तो RO ऑफिस में रिजल्ट मुरतब किए जा रहे हैं, तो जब RO ऑफिस में होते हैं उसमें फिर वोटर की मर्जी नहीं मैटर करती। वोटर ने डेफिनेटली, देखे MQM की अपनी एक सपोर्ट बेस है, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। कराची में वो है, उन्होंने वो अपना वोट लिया है, लेकिन PTI का भी अपना एक सपोर्ट बेस है और मैं ये समझता हूँ कि PTI ने वहां वोट लिए हैं, लेकिन हमारा क्लेम ये है कि हमारी कम से कम 18 सीटें जो हैं वो वहां से हमें हरवाई गई हैं और अभी तक हमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा उनका। तो वी बिलीव के हम जा भी रहे हैं, हम मुजाहिरे भी कर रहे हैं और हम RO ऑफिस में और अदालतों में भी जा रहे हैं। तो मतलब वही बात आ जाती है घूम फिर के रिजल्ट जब RO ऑफिस ने डिक्लेयर करना है और वो अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो फिर उसमें MQM, PTI एंड नो पार्टी मैटर्स एट ऑल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, कल आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट की कॉल तो दे दी है और कहा भी है कि बाहर निकले, लेकिन किस तरह से मेक श्योर करेंगे, बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा सेंसिटिव भी है, बहुत ज़्यादा पुरअमन रहना भी ज़रूरी है, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो कैसे इसको मुमकिन बनाएंगे कि एक गमला भी ना टूटे? बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी नादिया, बिल्कुल ज़रूरी भी है और हमारी पार्टी की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सख्त हिदायत हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं पैदा करनी, किसी तरह की कानून को हाथ में नहीं लेना, तोड़फोड़ नहीं करनी और मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहना है। चाहे दूसरी साइड से यानी पुलिस की तरफ से चाहे प्रोवोकेशन भी की जाए, चाहे तशद्दुद भी किया जाए, लेकिन जवाब में आपने रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि पॉलिटिकली ये हमारे इंटरेस्ट में है कि हम पुरअमन रहें और हम अदालतों से और पुरअमन एजिटेशन के जरिए अपना हक हासिल करें। लड़ाई झगड़े की सूरत में अल्टीमेटली नुकसान हमारा है और पहले भी कराची में CVP पे जो वाकया हुआ था उसके बारे में हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पुलिस ने तशद्दुद का आगाज किया था क्योंकि पुलिस चाहती थी कि वायलेंस हो। आप एक बात देख लें कि कल शांगला में 3 बंदे हमारे शहीद किए गए हैं, मुजाहिरीन पे डायरेक्ट फायरिंग की गई है और पुलिस ने हमारे 3 बंदे शहीद करवाए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये वायलेंस उनकी तरफ से हो रही है, हमारी तरफ से मुकम्मल कोशिश होगी। चलें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। राना आपका भी, आमिर ज़िया साहब आपका भी। मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट आपके सामने होंगी और उसके बाद इस ट्रांसमिशन का ही ये एक तरह से हिस्सा है जो इलेक्शन ट्रांसमिशन, क्योंकि ये उस वक्त तक हम आपको अपडेट कर रहे हैं जब तक रिजल्ट्स मुकम्मल तौर पर नहीं आ जाते। तो लेट्स सी, और उम्मीद है कि आज लेट नाइट ही सही, रात तक ही सही, लेकिन ये रिजल्ट आ जाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ होंगे। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और इलेक्शन ट्रांसमिशन का ही ये सिलसिला, चूँकि रिजल्ट इतने डिले हो गए कि हमें भी ये कंटिन्यू करना पड़ रहा है। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो पंजाब असम्बली के हैं, तो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ने कम से कम पंजाब असम्बली के तो मुकम्मल जो नताइज हैं वो उन्होंने जारी कर दिए हैं। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि कल जब सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच हुई थी नवाज शरीफ साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने वफाक में तो कहा था कि जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, उससे पहले भी हम ट्वीट्स भी देख रहे थे कि जी पंजाब में तो हमारी ऐसी पोजीशन है कि हम आराम से अकेले हुकूमत बना लेंगे। शायद वो हुकूमत अकेले बनाने की पोजीशन में भी हैं, क्योंकि जो पंजाब में जो मैजिक नंबर है वो 149 है। तो आई एम सॉरी,
वो फ़िलहाल अकेले नंबर बनाने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, अलबत्ता रिज़र्व सीट्स और ये वो सूरत हाल जो गेम है वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो नताइज हैं उसमें 138 पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं नंबर, फिर 137 पीएमएल-एन का है। पीपल्स पार्टी 10 सीट्स हासिल कर सकी है पंजाब असेंबली में, और जो पीएमएल-क्यू है उसके नंबर 8 है। तो ये जो मेन पार्टीज़ हैं इनका भी फ़िलहाल रिज़ल्ट ये है। अब पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा, बहरहाल उससे बड़ा चैलेंज पीएमएल-एन के लिए भी है, लेकिन पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बेशक वो नंबर एक आध प्लस माइनस, लेकिन रिजर्व सीट्स हासिल करने के लिए वो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि असल चैलेंज यही होगा। 149 इज़ द मैजिक नंबर। अगर रिजर्व सीट के साथ डेफिनेटली पीएमएल-एन इस पोजीशन में होगी कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, लेकिन आज जो क्लेम किया गया है पीटीआई की क़यादत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा है कि जी पंजाब में भी हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन कैसे, सवाल करेंगे। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। सायरा बानो साहिबा हैं, फॉर्मर एमिन है, जीडीए की आम मेंबर। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब। और बात का आगाज़ करते हैं। ओन अब्बास बप्पी साहब, पहले ये बात कर लेती हूँ, जो हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी लीडरशिप ये क्लेम तो कर रही है कि जी हम पंजाब में हुकूमत बना लेंगे, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए आपको रिज़र्व सीट्स होना आपके साथ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये रिज़र्व सीट डेफिनेटली पीएमएल-एन को मिल जाएगी और यूँ उनकी हुकूमत बन जाएगी। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इस हवाले से? पहले तो नादी बीबी याद रखिएगा कि जो कुछ ये पिछले 1-2 दिन में इस कौम ने विटनेस किया है, इसकी तारीख नहीं मिलती। यानी इससे बड़ी डकैती कभी भी इलेक्शन पे शायद तारीख में नहीं मारी गई जो इस दफा हुआ है। मतलब सुबह 5 बजे पूरी कौम ऐसे अपने घरों में टीवी के साथ बैठी थी जैसे कि शायद उन्होंने वो जो बैलेट बॉक्स के डब्बे अपने पास रखे हों और हिफाजत में बैठी थी। जैसी कौम सोई और 9 बजे जो कल सुबह रिजल्ट आने शुरू हुए, यकीन करें मैं ये हलफ तो नहीं उठा सकता, बट पूरे ईमान से कह रहा हूँ कि नून लीग को पूरे पाकिस्तान में 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी, जिसको अचानक इस वक्त बैठ के 70-80 पे पहुंचा दिया गया। जिस तरीके से हमारे साथ हमारा मैंडेट चोरी किया कराची में, जैसे पहले डिस्कशन शायद हो रही थी, 18 सीटें हमारी जीती हुई सीटें थी। मैं आपको एक मुल्तान की अपना साउथ पंजाब की मिसाल देता हूँ। हमारे एक भावलपुर का कैंडिडेट है, उसने 99,000 वोट हासिल किए थे, मुखालिफ के 37 थे। यकीन करें जब रिजल्ट आ गया 99% फॉर्म 45 आ गए, मैंने अचानक 2.5 घंटे के बाद उसको देखा, वो 37,000 वाला 1,37,000 हो गया और 99 वाला वहीं खड़ा रह गया। अगर 1-1 लाख वोट डाल के आपने इस किस्म का डकैती डाल के एक हुकूमत बनानी थी, तो फिर ये सारे ढकोसले की जरूरत ही क्या थी। और मैं हैरान हूं नवाज शरीफ साहब और पूरी मुस्लिम लीग नून पे। इंसान में एक ग्रेस होती है, एक डिग्निटी होती है, यानी कि आप क्लेम करते हैं कि मैंने इलेक्शन लड़ा, मुझे लोगों ने वोट डाला, मैंने जीता। मतलब एवरीबॉडी न्यू इंक्लूडिंग नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग। चलिए ठीक है, पंजाब हुकूमत में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे रिजर्व सीट कैसे अपने नाम करेंगे? हमारे पास पार्टी में दो किस्म की गुफ्तगू चल रही है। आप फाइनल अप्रूवल तो खान साहब देंगे। आज बैरिस्टर अली जफर साहब गए थे खान साहब से मिलने के लिए, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उनको खान साहब से नहीं मिलने देगा। सो होपफुली मंडे को खान साहब से जब मुलाकात उनकी हो जाएगी तो फाइनल अप्रूवल उन्होंने देना है। सो 2-3 तजावीज़ हैं, उसमें से ये है कि किसी एक पार्टी के साथ कोई भी ऐसी एक जमात जो कि हमारे साथ अलायंस में इलेक्शन में भी साथ रही हो, उसमें 1-2 चॉइसेस है, उसमें अपने लोगों के साथ ज्वाइन करा के और रिजर्व सीट्स अपनी क्लेम कर ली जाए और उस बेस पे जाया जाए। आप समझते हैं कि इससे आपकी पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा? आप तो अपनी शनाख्त ही खो देंगे। पिछले 1.5 साल में कितना नुकसान इस हमारी पार्टी को हो चुका है और हमारे लीडर के साथ हुआ है, हम वो भी बर्दाश्त कर गए, ये भी बर्दाश्त कर जाएंगे। लेकिन अगर हमने ये स्पेस इन लोगों को दे दी तो आप क्या समझती है मुल्क आगे चल पाएगा? इस मैंडेट जो इनके पास नहीं है, अगर ये हुकूमत करना शुरू कर दें तो क्या अवाम कबूल करे? चले ठीक है, ये कबूलियत और मकबूलियत वाला जो एक बड़ा मकबूल तरीन नारा है, इस पर जरा हम बाद में बात करते हैं कि कबूलियत और मकबूलियत। लेकिन उसके अलावा मामलात क्या हैं? हाँ, हसन मुर्तज़ा साहब पूरी इलेक्शन कैंपेन करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं, मनाजरे करते हैं, मनाजरों के चैलेंज देते हैं, मुकम्मल ना खपे नवाज शरीफ ना खपे, इलेक्शन के रिजल्ट आते नहीं हैं, दोनों क़यादतें सर जोड़ के बैठ जाती हैं, हमें ये दे दो, तुम ये रख लो। क्या आपका वोटर इतना ही बेवकूफ़ है जितना आप समझते हैं उसको?
बहुत शुक्रिया नाजिया। देखें, ऐसी कोई बात भी नहीं है कि कोई वोटर्स को बेवकूफ बनाता है या वोटर्स के साथ कोई धोखा हो रहा है, ऐसी कोई चीजें नहीं है। बाकी पार्लिमानी सियासत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है वो हमारी इंतखाबी सियासत से। आपने पार्लियामान का जब आप हिस्सा होते हैं तो वहां पे तो आपने गवर्नमेंट अगर फॉर्म करनी है तो उसके लिए आपको बातचीत तो करनी पड़ती है। अगर कोई क़यादत एक दूसरे से मिलती है, और सियासत के अंदर तो ये नहीं होना चाहिए कि दरवाजे बंद हो, वहां तो बातचीत का सिलसिला चलना चाहिए। और जितने मैं हसन मुर्तज़ा साहब इसलिए कह रही हूँ कि फिर हमें इलेक्शन कैंपेन करते हुए इतने आगे भी नहीं जाना चाहिए ना, कि आप कहें कि वो ये था, वो चोर है, वो फला है, ये है, हमें नहीं खपे, हम इत्तेहाद नहीं करेंगे। इवन जरदारी साहब ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो पूरी कैंपेन एंटी PMLN करी। उसके बाद जब मुलाकात हुई और फिर जब मुलाकात में गिले शिकवे हुए कि जी आपने कैंपेन में हमें ये कहा, तो जरदारी साहब ने कहा वो तो इंतखाबी बातें थी, आगे बढ़े। तो ये इंतखाबी बातें थी, तो ये आप अपने वोटर के साथ, मैं तो इसको माजरत के साथ धोखाधही के ज़िम्मे में ही लेकर आती हूँ कि आप वोटर को क्या कह रहे हैं, उसके सेंटिमेंट्स को आप कैश करा रहे हैं और फिर जाके उन्हीं के साथ मिल रहे हैं जिनकी आपने पूरी कैंपेन ये चलाई कि जी ये 2 नंबर लोग हैं, झूठे हैं, पनामा भी, एवनफील्ड अपार्टमेंट भी, एंड एवरीथिंग। देखें, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, ऐसी चीजें सियासत में नहीं होनी चाहिए। हमें लफ्जों का चुनाव जो है वो बेहतर करना चाहिए। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, सियासत में दरवाजे भी बंद नहीं करने चाहिए। हमने पिछले 5 सालों में आप देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो था वो हमारा वर्किंग रिलेशनशिप भी नहीं था। पार्लियामान के अंदर तो हम सबको मिलके बैठना पड़ता है, वहां तो बातचीत भी होती है, वहां पे तो चीजों को हमने बातचीत के जरिए ही हल करना होता है। तो पिछले 5 सालों में आपने देखा हमारी पंजाब असेंबली के अंदर तो जो हमारी हाउस कमेटीज थी वो भी नहीं बन पाई थी, और वो हाउस वैसे ही चलता रहा, और उसमें हम वो कुछ नहीं। चलें, मैं इस पे ज़रा आपसे बात करूंगी कि क्या तय पाया है, क्या लो और दो की सियासत हो रही है, क्या ऑफर्स है, क्या डिमांड्स हैं, इस पे भी ज़रा मैं बात करूंगी। लेकिन सायरा बानो साहिबा ने मैं ज्वाइन किया है। सायरा बानो साहिबा, 2 दिन से आपको मैं बड़े गुस्से में देख रही हूँ, क्या हुआ है? इलेक्शन हार गई हैं आप, तो गुस्सा क्यों है? नहीं जी, ऐसे ना कहें कि इलेक्शन हार गई, आप बोलें कि इलेक्शन हरवा दिया गया आपको। या आप बोल रहे, आप बोलिए कि इलेक्शन हरवा दिया गया है। चले मैं सवाल कर लेती हूँ, क्या आप समझती हैं कि इलेक्शन हरवा दिया गया है आपको? जी बिल्कुल। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए, स्टार्ट तो सुबह के वक्त ही हो गया था। कौन सा ऐसी आफत यहाँ पर आ पड़नी थी कि जो इतने बड़े बड़े वो क्या कहते हैं कि अफलातून और अरस्तू बैठे हुए जिन्होंने मोबाइल सर्विस और नेट सर्विस बंद कर दी। सबसे बड़ी रिगिंग का जो पहला स्टेप था वो तो यही था। दूसरा जो यहाँ पर हुआ है, मैं आपको, आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा कि जो इस तरीके से वो जो बुक्स आई थी, बैलेट पेपर्स आए थे, वो क्या कहते हैं, निशान ज़्यादा बैलेट पेपर आए थे कि उसके ऊपर ऑलरेडी ठप्पे लगे हुए थे। यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन सब की आंखें क्यों बंद हैं। निशान लगे हुए ये आपने खुद देखे या आपको किसने बताया? आपको? जी, हमारे जो एजेंट्स बैठे हुए थे, वीडियोस हमारे पास आई हैं, और एक जगह तो मैं खुद मौजूद थी कि वो 2 जो बुक्स थे वो नहीं थी, और जब मैं दोपहर में गई हूँ तो आरओ साहब खड़े थे और वो बुक्स वहां पर पड़ी हुई थी। और जी वो मजे की बात है कि वो दोनों बुक्स के मतलब जैसे वो वोट कास्ट हो चुके थे। और फिर तीसरी जगह मैं वहां पर गई हूँ, वहां पर तो हमारे लोग बेचारे डर के खेतों में छुपे हुए थे, उनको आधी रात को भगा दिया। जो गाड़ी लेने आई थी उस गाड़ी को भी भगा दिया, इसलिए कि वो बकौल लोगों की कि वो नो गो एरिया है। तो मैं वहां पर रात कौन कर रहा था ये सब? वीडियो, वो कौन कर रहा था? कंपाला के लोग आए थे, वो कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमारे यहाँ तो वो क्या कहते हैं, मुहिब्बे वतन। मेरा पॉइंट ये है कि कोई मतलब पीपल्स पार्टी के लोग थे, कोई और जमात थी, मतलब ये तो सारी पीपल्स पार्टी ही थी। तो जो सिंध पे जो 15 साल से इस माफिया ने कब्जा किया हुआ है, ये ना होगी तो और कौन होगा? यही लोग थे जो इक्तदार की इन लोगों को इतनी हवस है, और उन लोगों ने बाकायदा, आपको मैं क्या बताऊं कि अना का मसला बनाया हुआ था कि किस किस ये जीडीए को तो देखना ही नहीं चाहते। और मैं तो आपके प्रोग्राम में भी बरमला कहती हूँ कि ये सारी डील तो 2 माह पहले हो चुकी थी।
जिसका मुझे इल्म था और मैंने अपनी क़यादत को भी आगाह किया था। ठीक है, तो अब मामला ये है कि डेफिनेटली GDA जो है वो उसने PMLN के साथ अलायंस किया हुआ था, MQM के साथ अलायंस किया हुआ था। नहीं, वो अलायंस नहीं किया हुआ था। देखिए, आप सब लोग ऐसे कहते हैं, वो अलायंस नहीं था, वो एक सीट एडजस्टमेंट। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बशीर मेमन साहब थे यहाँ पर, एक उनसे वो ताल्लुक भी था पीर साहब का, और ये सारा कुछ था। और जहाँ पर उनके यहाँ पर 2000 वोट थे, मटियारी में हम लोगों के 2500-3 हजार वोट थे। जैसा लाड़काना की तरफ JUI के राशिद सोमरो को चाहिए थे, कोटकी में किसी को चाहिए थे। इस तरह का सीट एडजस्टमेंट थोड़ा सा हुआ था कि चले ठीक है, जहाँ हमारे कैंडिडेट नहीं है वहां पर आप लोग उनको मतलब जैसे इलेक्शन का वो कर दिया। बाकी कोई ऐसी मोहब्बत या कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं था इनसे। इन्होंने बड़े मुल्क को वो इस नहज पर पहुंचा दिया। और इन लोगों अब देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े चैलेंज हो रहे हैं, बड़े बड़े नाम, नवाज शरीफ साहब की सीट, मरियम नवाज की सीट, हमजा शहबाज की और दीगर कई, सलमान अकरम राजा, इवन इस्लामाबाद की सीट आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगी। लेट्स सी कि वहाँ से क्या रिजल्ट होगा। उम्मीद है कि आप लोग भी कहीं ना किसी न किसी इसी प्लेटफॉर्म पे आप लोग भी अपनी शिकायतें करेंगे। लेकिन मैं वापस आती हूँ ऑन अब्बास साहब की तरफ। ऑन अब्बास साहब, इस अभी जो बात की है ना हसन मुर्तज़ा साहब ने, बिल्कुल सही की है कि ठीक है, और प्रैक्टिकल सुनने में तो ये बातें हमें बड़ी वो लगती हैं कि जी आपने ये किया, आप साथ बैठ गए, लेकिन साथ नहीं बैठेंगे तो ज़्यादा मसाइल होंगे। और इस तरह से नहीं होता कि किसी एक के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते। और आप लोगों ने ये किया, उसकी आप लोगों ने कॉस्ट पे की कि जब आप लोगों पे बुरा वक्त आया तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आपने किसी के साथ हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया। तो अभी क्या, अभी फिर आपसे पूछा गया बैरिस्टर गौहर साहब से कि आप हुकूमत बनानी पड़े, अगर वफाक में ज़ाहिर सिंगल मेजॉरिटी तो नहीं है आपके पास, सिंपल मेजॉरिटी की आप बना लें। तो उन्होंने कहा PP से भी बात नहीं होगी, PMLN से भी बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बीबी एक बात बताऊं, पिछले 1.5 साल से ना एक नैरेटिव हमारे खिलाफ बनाया गया कि शायद हम स्टबर्न हैं, हमने ऐसे कोई पॉलिटिकल इमेच्योर फैसले किए जिसके रेपरकशंस या जिसके वापसी पे मामला जो थे वो हमें फेस करने पड़ गए। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना या प्रिंसिपल को फ्लेक्सिबल करना, ये क्या किसी इंसान के कैरेक्टर को शनाख्त नहीं देता? क्या किसी पॉलिटिकल जमात को जो अपने स्टैंड पे खड़ी हो, अपने प्रिंसिपल पे खड़ी हो कि यार ये गलत है, ये गलत है, गलत, हमारे पास चॉइसेस थी, मेरे लीडर के पास भी चॉइसेस थी, उसको था कि जी आप हमारे से सेटल कर लें, आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, कुछ नहीं कहा जाए। उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो स्टबर्न नहीं था, बिकॉज वो अपने प्रिंसिपल पे खड़ा था। सो जब आप अपने प्रिंसिपल पे होते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड ले जाते हैं। अब आज मैं किसी को गाली निकालूं, यानी आज से 15 दिन पहले कि यार ये बहुत बुरा है, इसने ये किया, ये चोर था, ये किया, और आज अचानक मुलाकात कर लूं जस्ट बिकॉज कि मुझे हुकूमत में जाना है, तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसको मुनाफिकत कहते हैं। इंसान को कभी एक स्टांस लेना तो आप उस स्टांस पे खड़े हो जाए, और जिस पे मुझे फख्र है कि मेरी लीडर, मेरी पार्टी ने लिया है। अगर आप कहें जी अच्छा, वैसे बप्पी साहब ये देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि मीडिया में नैरेटिव बना कि जी आपने इमेच्योर फैसले किए, आप स्टबर्न हैं, आपने गलतियां की। अब खुदारा मान लीजिए पार्लियामेंट से निकलना आपकी गलती थी, वक्त ने साबित किया कि आपने गलती थी। पंजाब हुकूमत डिसॉल्व कर देना आपकी गलती थी, वक्त ने साबित किया कि आपकी गलती थी। KP गवर्नमेंट तोड़ देना आपकी गलती थी, इसको भी वक्त ने साबित किया कि आपकी गलती थी। अगर आपके पास ये गवर्नमेंट होती तो शायद आज आप इस हाल में नहीं होते जिसमें हैं। मैं अर्ज करूं, मैं कोई अकले कुल नहीं हूं, या हमारी पार्टी में कोई अकले कुल नहीं है कि जी हर चीज के ऊपर हमारी दस्तरस से हम दीवार नहीं, लेकिन गलती तो तस्लीम कर लीजिए ना कि हाँ गलती हुई। आप ये बताएं, चले मैं मान लूं, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि जी हमने गलती की हो, तो क्या जो सिस्टम हमारे साथ कर रहा था क्या वो गलती नहीं? अगर KP और पंजाब असेंबली हमने तोड़ दिया तो क्या उस 60 डेज के अंदर इलेक्शन सिस्टम ने करवा दिए? क्या जुडिशरी ने हमारे लिए स्टैंड लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा 60 दिन इलेक्शन करें? तो क्या सिस्टम भी तो रिस्पॉन्ड कर रहा था? सो जहां आपका सिस्टम काम करना छोड़ जाए तो आप हमारे फैसलों को बुरा नहीं गर्दान सकते। हम तो उस जब आपको पता था कि हवाएं आपके मुखालिफ हैं तो आपको अपने दिए की हिफाजत करनी चाहिए थी ना, जिसपे लिखा था कि अगर आप असेंबली तोड़ेंगे तो 60 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। ये कहाँ लिखा था कि जी चले खैर, लेकिन चले वो चीज छोड़ दें। अभी भी आप कहते हैं कि ना PP से ये बात अटल है और आखिरी फैसला है आपका कि ना आपने पीपल्स पार्टी से बात करनी है गवर्नमेंट बनाने के लिए, और PMLN से तो जाहिर है नहीं कर सकेंगे। अच्छा, मैं इसके ऊपर फिर कोई फाइनल अपना सेंटेंस नहीं दूंगा। एट द एंड ऑफ द डे अप्रूवल तो खान साहब ने देना। तो जब सोमवार को बैरिस्टर अली जफर साहब की खान साहब से मुलाकात होगी तो उसका जवाब मिल जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, हमने लोगों को अपना एक मंशूर दिया,
अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हम अच्छा अब सारी हमारी गलतियां देख लें कि जो भी हमने कॉस्ट पे की, लेकिन एट द एंड जो हमें उसका एक रिजल्ट मिला वो 8 फरवरी को जो मिल गया, यकीन करें लोगों ने घरों बैठ के जो तहज्जुद और नमाजें हमारे लिए पढ़ी थी और जिस तरीके से माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग वोट डालने आए, हमें सारी तकलीफें अपनी भूल गई थी। सो हैविंग सेड दैट हम इतने स्टबर्न नहीं है। यस, पॉलिटिकल कहीं ना कहीं अगर किसी के साथ अलायंस करना पड़ा, लुकिंग एट द सिचुएशन, वो हम करेंगे, लेकिन एट द एंड खान साहब अप्रूवल करेंगे। मैं उसको प्रीएम्प्ट शायद ना कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। हसन मुर्तज़ा साहब, इनका मैंडेट तस्लीम करते हैं आप? इनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, वो ज़्यादतियाँ हुई, उस ज़्यादतियों के खिलाफ इनका वोटर जो है वो निकला, उसके रिएक्शन में इनका मैंडेट तस्लीम करते हैं कि लोगों ने इनके लिए निकले वोट दिया? देखिए, गुजारिश ये है कि इनके साथ जब जब ज्यादती हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर यकीनन बात की। मैं खुद भी करता रहा, मेरा चेयरमैन भी करता रहा, बाकी पार्टी भी करती रही। मैं हर टीवी प्रोग्राम में कहता था ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। मैंने खुद भुगता है। मैं खुद इसी 8 फरवरी को मेरा रिजल्ट चेंज हुआ है। मेरे साथ जुर्लू फेरा गया है। ये सारी चीजें होती हैं जी। लेकिन आप देखें, जिन ज्यादतियों की बात ये करते हैं, उन ज्यादतियों की बुनियाद क्या थी? क्या 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड नहीं था? वो सारों को नहीं पता कि वो किस तरह हुआ था? ये चीजें आप एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत तो नहीं ना कर सकते। आप अपनी ज्यादतियां गिनते रहें, आप अपना कहते रहें जी कि हम अपने मौकफ पे डटे हुए हैं। कौन सा मौकफ? किस मौकफ पे? सिर्फ गाली निकालने वाले मौकफ पे आप डटे हुए हैं? ये इस तरह तो नहीं होता। आपको अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी। आपको भी कौम से माफी मांगने की जरूरत है और बेहतर जो अल्फाज का चुनाव है वो करके आप सियासत करें। किसी को कोई एतराज नहीं है। चले ठीक है, जो आपने जीती हैं आपको मुबारक हो। चलिए मैं जरा ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। सायरा बानो साहिबा से पूछती हूँ कि अब ऐसे जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है, उसमें जीडीए का शेयर क्या होगा और इस सारे अमल को कि जी मैं ये रखूँगा, तुम ये ले लो, मुझे ये दे दो और तुम्हें ये दे देता हूँ, इस सारे अमल को किस तरह से वो देखती हैं? ब्रेक के बाद। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा सायरा बानो साहिबा, ज़रा फरमाइएगा कि एक तो ये कि अब आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लेकर जाएंगी, वहाँ पे कंप्लेंट करेंगी, नहीं करेंगी, क्या फ़र्दर होगा, पार्टी हिदायत क्या है? लेकिन उसके अलावा इस बात से आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं जो ये बात की जाती है कि जी डेफिनेटली एक इंतखाबी माहौल होता है, इंतखाबी मुहिम होती है, एक दूसरे के आप जो है वो पता नहीं तनकीद के इल्ज़ामात की बारिशें कर दें और बाद में जब बंद कमरों में मिले तो कहें कि छोड़ो जी वो तो इंतखाबी मामला थे, आएँ जी अपना अपना शेयर उठाते हैं। यही पॉलिटिक्स है। तो जी ये फार्मूला तो चौधरी शुजात साहब ने बहुत पहले दे दिया था, मिट्टी पाओ। आप अपने अपने वोटर्स को बेवकूफ़ बनाएं, उस वक्त उनके जज्बात भड़काएं, ऐसी तकरीरें करें और सारा कुछ करें और उसके बाद आप मुल्क के वसी तर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। बाकी रही आपने बात हमारी की, मैंने तो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि अब इस लाश को अपने कंधों पर लेके चल सकते मुल्क के वसी तर मफाद वाली, कि आप ज्यादती करें। 2013 में ज्यादती हुई, 2018 में ज्यादती हुई और अब 2024 में जिस तरीके से यहाँ पर रिगिंग हुई वो उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पार्टी के लायमल जाहिर है हम लोग जाएंगे, लेकिन अब कुछ सीरियस नोट पे सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि दान में 2-3 सीट्स दे के और वापस से आप कहें कि चलो बस ठीक है, इन रोते बच्चों को कुछ दे दिया जाए और उसके बाद फिर मुल्क के वसी तर मफाद की रेलगाड़ी में पीछे हम बैठ के अंधों की तरह चलते जाएं कि जी मुल्क का मफाद इसी में था। मुल्क का मफाद इसमें नहीं है, ये मुल्क के साथ दुश्मनी है, ये मुल्क का मफाद नहीं है। जितने भी फैसले मुल्क की वसी तर मफाद की आड़ में होते हैं वो बेसिकली मुल्क दुश्मनी होती है। कि अगर आपने वापिस ही पीडीएम की हुकूमत का तसलसल कायम करना था तो क्या ये सारा अमल सिर्फ काकड़ साहब को 8 महीने घूमने फिरने के लिए दिया था कि थोड़ा आप भी जरा घूम फिर लें पेरिस की फिजाओं में और जाकर अपनी अंग्रेजी झाड़ें और वो मुतनाज़ा बयानात दें और कायद के फरमान को भी छेड़ें आप? ये सिर्फ 8 महीने उनके लिए या सोलंकी के लिए दिया था? अगर पीडीएम का तसलसल साहब ये सारे जो इल्जामात सायरा बानो साहिबा लगा रही हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब लगा रही हैं कि जो सारी धांधलियाँ हुई हैं बैलेट पेपर बकौल उनके पहले से सारा कुछ हुआ,
तो ये पीपल्स पार्टी पर डायरेक्टली वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, इसको डिफेंड कर सकते हैं आप? उनका हक है वो इल्जाम लगाए या कोई, वो आखिर मुझे पता चले कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो उस पे इल्जाम तो लगा सकती हैं। इसकी तहकीकात वो करवाना चाहें तो कई रेलेवेंट फोरम है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दें, कोई जो भी पटिशन वगैरह डालें अपनी, और उस पे उनको पूरा हक है कि वो करें। बाकी जीडीए का जो सूरत हाल है आपके पास सामने, उनके साबका रिजल्ट्स भी हैं, कितनी एक सीटें जीडीए जीत के जाता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में स्ट्रांग है, ये इनको मानना चाहिए। है कौन जो वहाँ पे कोई पीपल्स पार्टी का मुकाबला? असल मामला ये है कि किसी ने कभी सिंध को उस तरह से प्रायोरिटी दी नहीं, मतलब सिंध को फोकस किया ही नहीं, और ये शिकायत पीटीआई से भी रही है, ये शिकायत पीएमएलएन से भी रही है। अब वो सैयद साहब है, सैयद साहब अपने दिल पे हाथ रख के जो बात कही है, इसको अगर यकीन से कह सकते हैं तो मैं मान लूंगी। यहाँ पर आके सिंध में इनकी कारकर्दगी देख लें और बाकी सब चीजें देख लें। अब आंखों पे पट्टी बांध कर सब बैठे हुए तो वो और बातें ना दिया बात करती रही हैं, तो अब मेरी अगर मुझे कर लेने दें तो ज्यादा मुनासिब है। चले जी, मैं समझी थी अब इतना भी कोई जुल्म का पहाड़ नहीं टूट पड़ा, मैं समझी शायद आप बात खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर फोन के सिग्नल सही नहीं है तो समझ नहीं आ रही थी मुझे। जी हसन साहब कोई मुकम्मल कर ले। नादिया, वो बात ये बार बार ये माफिया माफिया कहती हैं। 15 साल से अगर हुकूमत अवाम चाहती है कि सिंध पे पीपल्स पार्टी की रहे, तो उसको माफिया कहना कोई दुरुस्त बात नहीं है। मैंने पहले और कोई ऑप्शन है? चुनाव अच्छा होना चाहिए। बाकी इनके सिंध में क्या नहीं है, हेल्थ सेक्टर में सिंध जितना तो पूरे पाकिस्तान में किसी जगह भी ऐसा नहीं है। भी ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है। अब पता नहीं ये इनको क्या नजर आता है जिसमें एक सिंध है जहाँ पे कोई पावर सेक्टर में काम हुआ है। कौन सी चीज है जो ये कहती है कि ये साहब प्लीज, मैं आपको प्रोग्राम में कह रही हूँ, आप मेरे भाई हैं, आप प्लीज एक दफा सांगड़ आ जाए। ब्लैकमेल करके बुला रही हैं वो आपको, सांगड़ दावत दे रही है, सांगड़ आ जाए, जाके सूरत हाल देख ले। इस तरह नहीं होता। चले मैं माफिया वो होता है जो अक्सरियत में ना होने के बावजूद वो चाहे कि मैं हुकूमत का हिस्सा रहूं। तो ये नहीं पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करती कि वो किसी भी माफिया को अपने अंदर लाए, तो क्यों ये उस पे जिद करते हैं। चले खैर, एनीवेज अभी इस पे मैं जरा मजीद बात करती हूँ, लेकिन इससे पहले ऑन अब्बास साहब, चले आपने किस पार्टी से मिलना है, किस पार्टी से हाथ मिलाना है, नहीं मिलाना है, किसके साथ मर्ज होना है ताकि रिजर्व सीट्स मिल जाएं, लेकिन जो बल्ले का स्टेटस है वो वापस लेने के लिए जो इंतखाबी निशान, क्या आप अपनी पार्टी अपनी हैसियत में आप लोग कर सके, इसके लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं कोई? देखिए, जिस तरह की अगर वो आपको याद हो, जो सुप्रीम कोर्ट पे एक हमारे साथ टीवी कैमरा के ऊपर जो सारे पाकिस्तान ने देखा, जिस किस्म के फिल्टर प्रोसेस से हमारी जमात को इलेक्शन की पार्टी इलेक्शन के प्रोसेस से गुजारा गया, हम मेरे ख्याल में इस वक्त पूरा एक जबरदस्त किस्म का पार्टी इलेक्शन भी करा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बल्ले को वापस आने देंगे। ये वो ऑप्शन है जिसके ऊपर हम कुछ भी कर लें, हमें एट द एंड आके सुप्रीम कोर्ट ही जाना और हमें पता है वहां हम रिजेक्ट ही हो जाएंगे। सो वो ऑप्शन इस वक्त तो मौजूद मुझे लगती नजर नहीं आ रही। अब जो इस वक्त प्रोसेस है वो दो है, एक जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है उस पर प्रोटेस्ट करना और जाके अवाम को बताना किस तरीके हमारे साथ किया गया। आई मीन लिटरली इतनी मुज़क्का की इस किस्म की चीजें। ऑन चौधरी लाहौर में नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले गया। ये मतलब ये कुछ सोच सकता है कि रात को डॉक्टर यास्मीन 30,000 से जीती, सुबह हार गई। मतलब वो इम्तियाज डार, उस्मान डार की वालदा 50,000 से जीती और रात को और सुबह 50,000 से हार गई। इतने बड़े बड़े शी मर्द जवान बने फिरते हैं और एक 3 औरतों से सिर्फ हार नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो ग्रेस नहीं थी, एक्सेप्ट नहीं करते। सो पहले तो हम करेंगे प्रोटेस्ट इसके ऊपर कि हमारे मैंडेट को चोरी किया, प्लस जो हमारे पास वोट्स हैं हालात पे रहते हुए जो बेहतरीन ऑप्शन हमें नजर आएगी हम वो एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, जैसे मेरी बहन सारा बानो ने कहा कि वसी तर मफाद में अगर आपने इस कौम को छोड़ दिया कि जी जलने देते हैं हुकूमत, क्या मसला है 5 साल, ये नहीं होगा। ये लाश अब नहीं उठ सकेगी, ये मुल्क और इस तरह बर्दाश्त। आप देखिए 1.5 साल में इस पीडीएम ने इस मुल्क के साथ क्या किया है, 8 महीने में फिर काकड़ छोड़ दिए। अब अगर दोबारा ही पीडीएम को ला के इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करना है तो ये अवाम ये बोझ अब नहीं उठा सकेंगे, ये मुल्क और नहीं चल सकेगा मेरे ख्याल में। आपकी बातें सब ठीक है, फैसला करना है एक आपके पास जिन्होंने फैसला करना है उनको सोचना पड़ेगा आपके ये फैसले इस तरीके से कौम के ऊपर। ऑन साहब बातें आपकी सब ठीक है, ऑन साहब सुन लेना, बातें आपकी सब ठीक हैं,
लेकिन मामला ये है कि जो 9 मई का बैगेज आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं ना, उसका क्या बनेगा? ये जो मकबूलियत और कबूलियत के जो दरमियानी फासला है, ये कैसे तय होगा? मैं एक बात, हम 9 मई के वाले से बारहा कह चुके हैं कि अगर आप समझते हैं कि ऐसा कुछ थे तो आप इसमें जुडिशरी की कोई इंक्वायरी करा लें, किसी भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, पता चल जाएगा। बट हैविंग सेड दैट, 8 फरवरी को जो मैंडेट हमें मिला है, कम से कम इस रियासत में जो सबसे बड़ी ताकत है वो अवाम है। इस रियासत का अगर कोई चीज मंबा है ना, वो अवाम है। अवाम ने अपना फैसला दे दिया है कि हम 9 मई में मुलव्वस नहीं थे। हमारा जो एक हमारे खिलाफ बयानिया था वो उस तरह खड़ा नहीं हो सकता। अगर हम इतने होते तो अवाम कम से कम उस दिन वोट डालने तो ना आते। ये बच्चियां, ये माएँ बहनें बुजुर्ग जो आए, ये वोट डालने क्यों आए? अगर हम इतने ही बुरे थे तो इस रियासत का जो सबसे बड़ा ताकत का सतून है, उसने हमें कहा कि नहीं, तुम गुनाहगार नहीं हो, ना मैं, ना मेरी पार्टी, ना मेरा लीडर गुनाहगार। सो ये मैंडेट जो था, ये जो एक हमारे पे इल्जाम है, कम से कम 8 ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, ये तो कहते हैं, मैंने जो कम अज़ कम बैरिस्टर गौहर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि नाम पीपी से बात करेंगे, नाम PMLN से बात करेंगे। बट डेफिनेटली ओन अब्बास सब कह रहे हैं कि असल जो हतमी फैसला है वो तो खान साहब करेंगे। लेकिन जब खुर्शीद शाह साहब से ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सियासत में कुछ हरफ आखिर नहीं होता डेफिनेटली, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम PTI के साथ भी बात करें। तो क्या ये ऑप्शन पीपल्स पार्टी ने खुला रखा हुआ है कि PTI से भी बात की जाएगी टू फॉर्म द गवर्नमेंट? ये मौकफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है ना कि वो ये समझती है कि बातचीत के बगैर काम आगे नहीं चल सकता। नहीं तो फिर समझती है तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा ना, इनसे मिलने की कोशिश की जाएगी, राब्ता किया जाएगा, मिलने की बात की जाएगी। पार्टी की तरफ से अगर कोई उनका मौकफ आता है तो बातचीत तो तब भी हो सकती है ना जब दोनों तरफ से आमादगी हो। एक तरफ की आमादगी का मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसका जो है वो असर होगा। देखिए ये आमादगी अगर आप सिर्फ इंटरव्यू में और टीवी टॉक शोज में कहेंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। क्या राब्ता किया, राब्ता करने का इरादा है लीडरशिप से जो इस वक्त मौजूद है, उनसे किसी किस्म का कोई पैगाम रसानी ही हुई, ये करने का इरादा है? ऐसा कोई इरादा नहीं रखती उनकी मौजूदा लीडरशिप के साथ बात करने का। ये तो उनकी अपनी क़यादत ने फैसला करना है। वो अगर फैसला करेंगे कि वो किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं तो यकीनन उस पर गौर किया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है कि उनके फैसले भी हम करना शुरू कर दें? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। देखिए ना, कल जब नवाशी साहब ने तकरीर की तो जो स्पीच की उसके बाद उन्होंने टास्क दिए जैसे शबाशी साहब को कि आप आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी रब्ता करें। फ़ोन किया उन्होंने, आप मौलाना साहब से भी रब्ता करें, खालिद महबूब सिद्दीकी से भी रब्ता करें। आप पूरा वक्त उठ के लाहौर भी चला गया। पहले कहते थे जिसको मिलना है यहाँ पर आए। बट एनीवेज, तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप समझते हैं कि इनसे भी बात की जा सकती है तो कोई राब्ता, कोई पैगाम रसानी आपकी तरफ से भी तो हो सकती है। नहीं, हमारा कोई ऐसा इरादा फिलहाल नहीं है। इरादा नहीं है, कोई इरादा नहीं है कि हम बातचीत करें। ये तो जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, इजाजत नहीं है जी, इजाजत नहीं है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ हमें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना ही हम इजाजत पे चलते हैं। ये पीपल्स पार्टी है, इसका मिजाज जरा डिफरेंट है, ये इजाजत पे नहीं चलती। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी रिजल्ट्स भी मुकम्मल नहीं हुए। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी जिसने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाना होगा वो राब्ता करेगी। पीपल्स पार्टी उसमें जरूर अपना किरदार अदा करती है, हमेशा करती है जब भी क्राइसिस आते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि पीपल्स पार्टी को कोई जल्दबाजी है कि वो करे, और ना ही फिलहाल हम ऐसा कोई इरादा रखते हैं। चले ठीक है, मैं एक और ब्रेक लूँगी। ब्रेक से आप आऊँगी तो सारा बानो साहिबा से पूछ कि ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि बड़े बड़े लोगों के और बड़े बड़े तजुर्बेकार लोगों के जो सर्वेस कह लीजिए, एनालिसिस कह लीजिए, प्रेडिक्शंस कह लीजिए, वो धरी के धरी रह गई और अवाम ने, कौम ने निकल कर अपना फ़ैसला सुना दिया। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क की सबसे बड़ी जमात का इस तरह से इंतखाबी निशान छीन लिया जाए और वो मुकम्मल तौर पे उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सहारे छोड़ दिया जाए, और उसके बावजूद एक एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को चुन चुन कर अवाम वोट दे और इतनी बड़ी अक्सरियत में कामयाब करें। लेकिन इसके बाद का मुस्तकबिल क्या होगा? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और
जो अभी डिटेल्स थोड़ी बहुत हमारे सामने आई हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डेटा अभी शेयर हुआ है उसके मुताबिक ज़रा अपडेट करते चलें कि जो PMLN की सीट्स हैं वो 73 और जो PTI के यानी इंडिपेंडेंट जो PTI बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी तादाद 83, इंडिपेंडेंट्स अदरवाइज जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो 19 है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, क्यू लीग 3, JUIF 3, इस्तेकाम पार्टी 2, MWM 1, मुत्तहिदा मजलिस वहदत 3 और मुत्तहिदा वहदत मुस्लिमीन BNP 1 और PMLZ 1 जो एजाजुल्लाह वाली सीट। अब जो मामला है वो बड़ा दिलचस्प इस लिहाज से होगा सायरा बानो साहिबा कि ऑल्दो के इस वक्त जो PTI बैक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनका नंबर बेशक ज़्यादा है, लेकिन अदरवाइज जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं 19। अब उनको कौन अपने वो इस वक्त जिसके साथ मिल जाएंगे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आ सकती है। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का दोबारा आगाज़ आप इसको देख रही हैं, नज़रिए की बुनियाद पर मिल जाएंगे या एक और मंडी लगेगी? मंडी लगेगी, मंडी लगती आई है, नजरिया कौन सा? तो वो सिर्फ नजरिया तो मैंने सोशल स्टडी में 2 कौमी नजरिया सुना था, उसके बाद तो नजरिया ज़रूरत ही था। बहुत बड़ी मंडी लगेगी, आगाज तो हो चुका है। कल रात किसी के घर खाने की दावत पर थे और ये भी हम लोगों पर 4 हरफ भेजने के मुतरादिफ है कि जिस निगरान को निगरानी के लिए लगाया था उसकी निगरानी में ये सारा बाजार सज रहा है। तो यही होगा, भाव-ताव होगा और फिर देखिए वो किस पलड़े में जाते हैं। ऐसा ही होगा, या तो पलड़े में भेजा जाएगा लात मार के, नहीं तो अगर किसी में अपना होगा तो वो फिर अपना भाव बताएगा। ऐसे ही होता है, इसके अलावा क्या होगा? ये मैं ब्रेक पे जाने से पहले जो बात करना चाह रही थी ये मैं ऑन अब्बास बप्पी साहब से भी पूछ लूँगी, ये जो पोजीशन पार्टी पोजीशन सोफर हमारे पास आई है, लेकिन उसके अलावा ये जो कबूलियत से मकबूलियत का सफ़र या मकबूलियत से कबूलियत का सफ़र क्या PTI के लिए आसान है? आपकी नज़र में आसान होगा तय करने के लिए? नहीं जी, यही तो हम लोगों का अलमिया है। मैंने बहुत पहले एक दफ़ा बात की थी, एक फिल्म का डायलॉग है कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? तो जब उसको पाल नहीं जाया जा सकता तो फिर पैदा क्यों की? पैदा तो सब किया जाता है, फिर वक्ती उनको पाला भी जाता है, कभी किसी को नहीं आगे कभी किसी को आगे। अब देखिए ना, MQM से 4 MQM निकाली, फिर उसको जोड़ दिया, पहले तोड़ा फिर जोड़ा, फिर वो पीपल्स पार्टी में से पैट्रियट निकाली, फिर नून में से काफ निकाली और ये PTI में से PTI पार्लियामेंटेरियन निकाली। फिर इन सब का जो गंगा नहाए लोगों की जिन्होंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की थी, अब मुझे नहीं पता कौन सी मजम्मत की थी, सुबह वाले वाक्य की थी या बाद वाले वाक्य की थी, वो उस वाक्य की मजम्मत की तो उसमें से इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी निकल आई जिसका गुलगुला मचा था कि वो किंग्स पार्टी है और किंग पार्टी का भी जो हाल था आपके सामने ही है। वो कहते हैं कि अब मेरा मुल्क मेरी मर्जी करके तो नहीं चलेगा ना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वो जो रास्ता है उसको बड़ा नीचा छोटा दरवाज़ा रखा जाता है, या तो गर्दन झुकाई जाती है या फिर गर्दन कटाई जाती है। तो किस चीज़ के लिए आप तैयार हैं अब्बास बप्पी साहब, गर्दन कटाने के लिए या गर्दन झुकाने के लिए? क्योंकि मकबूलियत से कबूलियत का सफ़र तय करना है आपको अगर हुकूमत बनानी है। प्लस असल जो मामला है वो ये इंडिपेंडेंट 19 कैंडिडेट हैं, ऑल्दो पोजीशन कम है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑप्टिक्स के लिए कह लें, अपेरेंटली कह लें PTI है, यानी PTI बैक्ड कैंडिडेट इंडिपेंडेंट। अब तो ज़रा मेंबर असेंबली उतलेरा बाकी कामयाब उम्मीदवार कह लें, तो असल गेम तो इन 19 इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के हाथ में है। कामयाब उम्मीदवार मैं अर्ज करूं, पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है वो कोई जमहूरियत के जुमरे में ऐड नहीं हो सकता। मैंने अभी कुछ देर पहले ना 3 MNAs को देखा कि वो नून लीग में शमूलियत कर रहे थे। एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जिसमें आज़ाद उम्मीदवार होते हैं, उसके पास अगर वो वाकई आज़ाद हो उनके पास पार्टीज कांटेक्ट करती हैं, कोई लोग चल के जाते हैं, फिर वो ऐलान करते हैं। इन तीनों जो लोगों ने नून लीग में शमूलियत की वो अपने दफ्तर में बैठ के, अपने सोफे बैठ के, किसी का फोन गया या किसी ने बात की, उन्होंने फौरन नून लीग में शमूलियत कर दी। देखिए कुछ थोड़ी सी ग्रेस रहने देते हैं। अब ये जितने हमारे आज़ाद उम्मीदवार PTI बैक्ड उम्मीदवार आए हैं, कोई भी पॉलिटिकल जमात अगर ये समझती है कि आप उनको ब्रीफ केस से या डंडे से
उठा के अपने साथ शामिल कर देंगे। तो वो आपकी जो एक सेल्फ स्टीम होती है, यानी कि देखिए आपने अगर पाकिस्तान को लीड करना है, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है इस 22 करोड़ 24 करोड़ आवाम का, तो वो आप में एक थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, एक करैक्टर होना चाहिए। अगर आप मंडी लगा के बंदे परचेज करके किसी तौर पे वजीर आज़म बन भी जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप कभी हमसे ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम इस किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करके किसी के साथ, किसी भी सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज करके हुकूमत में आएंगे। क्या इंडिपेंडेंट को आप भी अप्रोच करेंगे? इस वक्त हमारे पास हमारे जो अज़ाइमन के उम्मीदवार हैं, वो इनके मुताबिक इतनी धांधली के बाद जो 165 थे, अब किसी तरीके से 105 पे ले आए हैं, क्योंकि फिगर ये था कि 100 से ऊपर नहीं जाने देना। मतलब रात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी दौड़ गए, 7 बजे निकले, 12 बजे आए, 3-4 बजे प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ना वो भी गायब हो गए, वो 10 बजे वापस आए, फिर जो आरओ थे, डीसीज भी गायब हो गए। उसके बावजूद हम 105 तक तो पहुंच गए। सो वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। ये हमारा मैंडेट है, किसी ने हमें दिया नहीं है प्लेट पे, हम आवाम से लेके आए। सो हम अपना राय, ये जो हक है इसको इस्तेमाल करेंगे, पूरे प्रिंसिपल्स के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई पॉलिटिकल जात हमारे साथ आ सकती है हुकूमत करना चाहे उस फाबिहा, अगर हम ना बना सके तो हम आवाम को बता देंगे कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया, जो ताकत आपने हमें दी थी वो हमसे छीन ली गई है, इसलिए ये चीजें आपके सामने, फैसला अवाम ने करना है और बेस्ड ऑन दैट फिर उसके बाद जो भी देखा जाएगा। लेकिन हम कभी चोर दरवाजे से किसी कॉम्प्रोमाइज के नतीजे में कभी नहीं आएंगे। हमें अवाम की ताकत पे बहुत ज्यादा फख्र है। नज़ीम मुख्तसर साहब ब्रेक, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत सारे हलकों में नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा, ये एडवाइस भी दी जा रही है कि जी बेहतर ये है कि बहुत आपने जो है वो रियासत बचा ली और सियासत दाव पे लगा दी, अब आप अपोजिशन में बैठ जाएं, ग्रेस का मुजाहरा करें, जिनके पास मेजॉरिटी है लोदों की सियासत ना करें, पकड़ पकड़ के अपने साथ मिला के सियासत ना करें या अपोजिशन हुकूमत ना करें, अपोजिशन में बैठ जाएं और जिसकी मेजॉरिटी है उसको हुकूमत बनाने दें। क्या इसी किस्म के ख्यालात से आप लोगों के ख्यालात मुवासलत रखते हैं? पीपल्स पार्टी तो किसी का मैंडेट ना चोरी करती है जी, ना चोरी करने के हक में है कि किसी का मैंडेट चोरी करके और उस पर हुकूमत कायम की जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम तो जमहूरी तरीके से जो इंडिपेंडेंट हमारे साथ मिले, अगर हम इस पोजीशन में हो तो हुकूमत बनाए, इस तरह मांगे ताकि की हुकूमत सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, मेरा पॉइंट आप समझे नहीं। आपकी तो पोजीशन वो नहीं है ना, कौमी असम्बली की मैं बात कर रही हूँ कि आप खुद से कोई हुकूमत फॉर्म कर लें, 2-4 लोग उठा के, क्योंकि जो आपकी पोजीशन है वो आपके 54 है और डेफिनेटली जो मैजिक नंबर है जिसमें जो आपको रिक्वायर्ड नंबर है टू फॉर्म द गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वो 169 है। तो माय पॉइंट इज़ कि इस वक्त पीटीआई बैक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी प्रेजेंस है। तो क्या आप ये कर सकते हैं कि जी ठीक है, अब आप सबसे ज़्यादा आवाम ने आपको वोट दिए, आपका हक है, आइए जी हुकूमत बनाइए? तो मैंने वही अर्ज की है ना आपको कि हम तो ये नहीं चाहते अपने लिए। जब ये नहीं चाहते तो हम दूसरों के लिए क्यों चाहेंगे कि वो इस किस्म की कोई वारदात तो फिर मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? आप एक कहें कि आइए जी, भले इंडिपेंडेंट ग्रुप है, हुकूमत बनाइए। तो हमने दावत देनी है उनको। बयान तो जारी कर सकते हैं, तो जोड़ तोड़ क्यों कर रहे हैं? जरदारी साहब अगर जाके नवाज शरीफ साहब से आज मिलना था, शायद मौखर हो गई, कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जोड़ तोड़ करना वो हमारा आईनी हक है। हम गैर जमहूरी तरीके से किसी जोड़ तोड़ पे यकीन नहीं रखते। असल जो मसला होगा वो ये होगा कि पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, कामयाब उम्मीदवार, वो अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं, एक ब्लॉक बनाते हैं इंडिपेंडेंट का। उस सूरत में इनके पास जो है वो रिज़र्व सीट्स नहीं होंगी, किसी और पार्टी में जाते हैं तो डेफिनेटली अपनी शनाख्त यूज़ करते हैं। सायरा बानो साहिबा, लास्ट कमेंट लूँगी, क्या अगर आप पीडीएम का एक सीज़न 2 देख रही हैं या आपको लगता है यहाँ पे भी कोई अपसेट हो सकता है जिस तरह से इलेक्शन डे पे हुआ? नहीं जी, वही उसका सीज़न 2 ही है। पीडीएम क्यों कह रही है? मिर्जापुर का ही है, मिर्जापुर का नहीं, मैं मिर्जा को उतना बदनाम नहीं करना चाह रही, मैं खुद मिर्जा हूँ, तो मैं इसलिए पीडीएम तक ही नहीं,
कालीन भैया बस आना चाहते हैं तो वो बस ऐसे ही होगा। जाहिर है जो इतना खड़ाक पाला, जो इतना निजाम को पूरा बरहना करके रख दिया गया, तो जाहिर है उसकी कोई ना कोई वजह थी ना, उसको बीच में कैसे छोड़ सकते हैं। जो सारी तराजू के पलड़े झुक गए और जो सारा कुछ आपने अभी पिछले चंद माह में अक्टूबर से अभी तक देखा है, जो कुछ हुआ है, जो पकड़ धक्कर और जो कहते हैं जुल्म का बाजार गर्म हुआ है, आंखों में धूल झोंकी गई है, उसको कहीं ना कहीं तो नहज पे पहुंचाना है। चले बिल्कुल ठीक है। लास्ट कमेंट ऑन अब्बास साहब आपसे लूंगी, क्योंकि अब आप लोगों ने कल प्रोटेस्ट की कॉल भी दे दी है कि बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हो और ये करे वो करे, बट अगेन इलेक्शन कैंपेन तो आपको की नहीं जाने दी गई। रोड पे आप निकलते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी, पकड़ दकड़ होता था, घरों में आप रह नहीं सकते थे। प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आएंगे, तो आपको लगता है कि छूट दे दी जाएगी आपको? अच्छा भाई, मेरी दो चीज़ें। एक तो मेरा पहला पैगाम ये है कि मैं थोड़ा सा पहले मिस कर गया था, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ नवाज शरीफ साहब से कि आप में थोड़ा सा करैक्टर और ग्रेस होगा, जिसकी यकीनन इनमें बहुत कमी है। अवाम के मैंडेट को ऐसे मत कीजिए। मतलब मैं एक दो ऐसी चीजें देख रहा था कि एक लीडरशिप जो है ना, वो इसका शदीद क्राइसिस है इनके पास, इनमें थोड़ी सी ऐसी ग्रेस होगी ना, आई एम श्योर इस मुल्क की हुकूमत इनके पास नहीं जाएगी, ना ये खुद लेंगे। बट जिस किस्म के इनका प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है कि इस हवस में आगे जाएंगे जरूर। दूसरी बात है, कल का प्रोटेस्ट कोई इस किस्म के एहतजाजी प्रोटेस्ट नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया, पाकिस्तान की अवाम ने मैंडेट दिया। अगर उनका मैंडेट चोरी है, तहरीक इंसाफ का मैंडेट नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम के उसको डाका डाला। अगर वो समझते हैं कि उनकी कोई चीज चोरी हुई है, तो कल वो पुरअमन एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान में हर शहर में निकलेंगे। ये कोई पीटीआई के लिए नहीं होगा, ये पाकिस्तान की अवाम का एहतजाज है। आई एम श्योर इसके ऊपर मतलब आपने अवाम ठीक है अवामी एहतजाज है, अवाम से अपील की है। वेल अल्लाह करे पुरअमन ही रहे, और वैसे भी पुरअमन होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अहमियत कई गुना बढ़ चुकी है कि हर सूरत आपको एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके दिखाना है कि आपकी जमात जो है वो एक पीसफुल जमात है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इस ट्रांसमिशन से दीजिए फिलवक्त नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।